सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत जो पढ़ने जा रहे थे उसका तीसरा वीडियो पढ़ेंगे, मतलब तीसरा वंश है वो पढ़ेंगे, यानी कि तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तुगलक वंश के बारे में ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, ये मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में मैंने आपको दे दिया था। इस वंश के बारे में आपको ये समझना है कि तुगलक वंश सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक ये वंश शासन करता है, यानी कि 94 वर्ष। जितने भी वंश हैं सबका मैंने यहाँ वर्ष लिख दिया है। जैसे गुलाम वंश 84 वर्ष, खिलजी वंश 30 वर्ष। देखिए, अगर पूछे सबसे कम समय तक कौन सा वंश चला तो खिलजी वंश केवल 30 साल, और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक चला 94 वर्ष। ये तो था वंश का शासनकाल। लेकिन यही अगर आपसे पूछ दे कि राजाओं का शासनकाल में सबसे ज़्यादा कौन था, तो सबसे ज़्यादा था बहलोल लोदी 39 वर्ष, जो कि लोदी वंश में था। देखिए, बौ से बहलोल लोदी, बौ से बलबन। दूसरे नंबर पे आता है बलबन 38 ईयर, ये 39 साल, ये 38 साल और 37 साल है फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों को याद रखिएगा लगातार, बहलोल लोदी, बलबन, फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आएगा वो है आपका सिकंदर लोदी 28 साल, फिर 27 साल मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश 26 साल। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, 39, 38, 37, फिर उसके बाद बताइए 28, 27, 26, 28, 27, 26। 39 साल कौन है? बहलोल लोदी। 38 साल है बलबन। 37 साल है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर 28 साल कौन है? देखिए 28 साल कौन है? सिकंदर लोदी। फिर 27 साल कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और 26 साल कौन है? इल्तुतमिश। ये सीक्वेंस ही आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यही याद आपको रखना है। 39 सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी 39 साल, फिर 38 साल बलबन, फिर 33 साल फिरोज शाह तुगलक, फिर 28 साल सिकंदर लोदी, 27 साल मोहम्मद बिन तुगलक, 26 साल इल्तुतमिश। तो 39, 38, 37 एक सीक्वेंस में, 28, 27, 26 एक सीक्वेंस में। तो यही है सबसे ज़्यादा राजाओं का शासनकाल। वंश पूछेगा तो वंश में सबसे अधिक है तुगलक वंश 94 साल, और सबसे कम है खिलजी वंश जो कि 30 साल। देखिए, ये तो था माइंड मैप। ये माइंड मैप ही कभी कभी आपको एग्जाम में आपको याद करवा देता बहुत कुछ। जैसे तुगलक वंश का शासक कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार इसी के समय में होता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद था। तो इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वंश है वो है तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक ये वंश शासन करता है। और याद रखिएगा, ये वंश अंतिम तुर्क वंश है। तुर्क वंश में जो अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का वो यही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी वंश आएंगे वो तुर्क नहीं होंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे अगर आपसे सैयद वंश पूछेगा इसके बाद सैयद वंश, तो वो सिया मुसलमान है। सैयद वंश कौन है? सिया मुसलमान। तो आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सिया मुसलमान वंश कौन है, तो ये है सैयद वंश। उसके बाद जो लोदी वंश आएगा वो अफगान वंश है, वो अफगान है, अफगानिस्तान से आता है, ठीक है। तो इसीलिए अंतिम तुर्क वंश जो है वो यही है तुगलक वंश। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है अंतिम तुर्क वंश। 94 वर्ष तक शासन करता है, यानी कि सबसे अधिक शासनकाल करने वाला वंश यही है। उसके बाद इसके शासकों का नाम हम लोग देख लेते हैं। इसके शासक में मेन 4 ही शासक पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला है, 1320 से 1325। इसने गाजी मलिक, इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, ये 27 वर्ष तक शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, ये 37 वर्ष शासन करता है। इसके बाद 88 से लेकर 94 तक बहुत छोटे 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 शासक आते हैं, जिनमें से नाम आपको बस नाम याद रखना है। गयासुद्दीन शाह 2, फिर अबू बकर शाह, फिर नासिर मोहम्मद, और फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह। नाम भी नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 88 से 94 तक सब बेवकूफ़ शासक आते हैं। फिर आता है नसरुद्दीन महमूद,
1394 से लेकर 1412 तक ये अंतिम शासक, याद रखिएगा। इसी के समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। मंगोल, एक मंगोल आता है तैमूर लंग, 1398 में आता है, 1399 में भारत से चला जाता है। बहुत अपार संपत्ति लूट कर चला जाता है। और इस तैमूर लंग से नसरुद्दीन महमूद लड़ते लड़ते हार जाता है। और तैमूर लंग की सहायता कौन करता है? खिज्र खां। खिज्र खां इतनी सहायता करता है तैमूर लंग की, उसका ये सेनापति बन जाता है। और इतनी सहायता करता है तैमूर लंग की, जब ये 1399 में वापस जाता है तो 3 क्षेत्र इसको देकर जाता है। एक तो दियालपुर है, शायद दियालपुर, लाहौर और दिल्ली। और दिल्ली की सत्ता खिज्र खां को यही दिलवाता है, तैमूर लंग ही दिलवाता है। और इसीलिए ये जो अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद को मारने के बाद खिज्र खां है, वो आपका सैयद वंश की स्थापना करता है। सैयद वंश की स्थापना करता है। तो ये सारे शासकों का क्रम है, जिसमें से केवल 4 पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद। इन्हीं 4 के बारे में हम लोग को पढ़ना है बस। बाकी ये सब फालतुआ नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका मूल नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। ये तुर्क की करोना शाखा से संबंधित था। देखिए, करोना शाखा होता क्या है समझिएगा। करोना शाखा एक जगह है, करोना एक जगह है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास करोना एक जगह है, उसके लिए भी उसका नाम करोना शाखा रख दिया गया है, जगह के नाम से। और एक चीज़, इस शाखा की एक और विशेषता क्या है कि इसके पिता तुर्क होते थे जबकि माता अतुर्क होते थे। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते, गयासुद्दीन तुगलक ये करोना शाखा से था क्योंकि इसके पिता तुर्क थे, माता हिंदू थी, हिंदू यानी कि अतुर्क थी, तुर्क नहीं थी, गैर तुर्क थे। यही बात आपको याद रखना है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है, वो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। तुगलक क्यों कहा? इसे तुगलक की उपाधि मिली थी, उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। तुगलक इसका नाम नहीं था, तुगलक की इसने उपाधि धारण की थी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय इसने 29 बार मंगोलों को हराया था, यानी कि ये इसका आगमन अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हो गया था। इसने मंगोलों को 29 बार हराया था। ठीक है, इसलिए इसे मलिक ए गाजी या गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, गाजी की उपाधि ली थी इसने। और बात करें, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि दी थी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गाजी की उपाधि, बहुत पहले मोहम्मद गौरी, गजनवी उबनवी के समय में पढ़े थे। वो दिल्ली सल्तनत का नहीं था। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और वहाँ से अभी तक किसी ने भी गाजी की उपाधि नहीं ली थी। ये पहला सुल्तान है जिसने मलिक ए गाजी या गाजी मलिक की उपाधि धारण की। बाद में और लेते हैं, वो पढ़ेंगे, लेकिन ये पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो पिता जो थे वो बलबन के दास थे, और ये एक तुर्क थे, तुर्क। ठीक है, यह जलालुद्दीन खिलजी का अंग रक्षक था। चलो, इससे पहले खिलजी वंश पढ़े थे। पहला जो शासक था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी, ये उसका अंग रक्षक था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय यह दीपालपुर का इक़्तेदार था। दीपालपुर का इक़्तेदार था अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये सबसे पहले तो धीरे धीरे करके अपनी सत्ता जमाता है। पहले ये अंगरक्षक बना, सबसे पहले तो ये दास था। देखिए, इसके पिताजी दास थे। दास बन के ये एंट्री लिए बलबन के समय में, कौन? तुगलक लोग। ठीक है, और उसके बाद ये अंगरक्षक बने, फिर इक़्तेदार बने, फिर धीरे 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 सत्ता में घुसते हैं। घुसते घुसते ये लोग खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की नींव डालते हैं। अब देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह, जिसको हसन खां बोलते हैं, ये खिलजी वंश का नहीं था। खिलजी वंश का अंतिम शासक तो नहीं था, लेकिन ये उस समय इसी को हराकर क्या बोलते हैं, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी। खुसरो शाह हसन खां ने कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन किए जो शरीयत कानून के खिलाफ थे। पहले ही बता चुके हैं, इसे इस्लाम का शत्रु भी माना जाता है। इसने ऐसे लॉ लागू किए। इससे पहले जो था वो मोहम्मद शाह जो था, वो जिसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, वो नंगा घूमता था वो अपने दरबार में। ठीक है, अपने साथ नंगे लोगों को घुमाता था। तो वो उसी के दरबार में ये भी था हसन खां। और ये शरीयत के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून लाए जो शरीयत के खिलाफ थे। इसीलिए लोगों ने इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा है। अमीर तुर्क के कहने पर गयासुद्दीन तुगलक ने हसन खां को मारकर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की नींव डाली। यानी कि पहले तो तुगलक वंश में जो आए थे गयासुद्दीन तुगलक के पिता, वो दास बनकर आए थे। फिर ये गयासुद्दीन तुगलक अंगरक्षक बना, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दीपालपुर का इक़्तेदार बनाया। फिर खिलजी वंश का जो लास्ट में जो शासक आया था खुसरो शाह या हसन खां, ये बड़ा ही घटिया शासक था, इस्लाम का शत्रु था। इसीलिए अमीरों के कहने पर
ये हसन खां को मारता है, इसको खुसरो शाह को मार कर दिल्ली की कर दी तुगलक वंश की नींव। ये कभी राजा बनना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में ये इतना घटिया शासक आ गया था कि उसको मारकर गलती से ये शासक बना। ठीक है, इसका राज्याभिषेक 8 सितंबर 1320 ईस्वी में सीरी महल दिल्ली में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सीरी महल की स्थापना कौन करता है, सीरी महल बनाया कौन था, उसका नाम लिखिएगा। इसने जलालुद्दीन खिलजी की तरह नर्म नीति नहीं अपनाई। जलालुद्दीन खिलजी ने नर्म नीति अपनाई थी, इसने जलालुद्दीन खिलजी की तरह कोई नर्म नीति नहीं अपनाई, न ही बलबन की तरह और अलाउद्दीन खिलजी की तरह कोई कठोर नीति अपनाई। ये बीच का मार्ग अपनाया। ये बोला ना तो हम नर्म नीति अपनाएंगे ना ही सख्त नीति अपनाएंगे, हम बीच का मार्ग अपनाएंगे। इसने कठोर तथा नर्म के बीच मध्यम मार्ग की नीति अपनाई, जिसे हम रस्म ए मियाना कहते हैं। तो यहीं पे प्रश्न पूछता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है कि रस्म ए मियाना की नीति किसने अपनाई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका यहीं पे बन जाता है। अगला, इसने अमीरों की सारी भूमि वापस कर दी। जैसे पहले क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था। पहले जैसे कि मान लीजिए सबसे नीचे होता था गांव, ठीक है, गांव के ऊपर जाइएगा तो आपको परगना वगैरह मिलेगा, परगना के ऊपर जाइएगा सिक मिलेगा, सिक के ऊपर मिलेगा आपको इक्ता, ठीक है, सबसे ऊपर होगा इक्ता जिसको मिलता है उसको बोलते हैं इक्तेदार, सिक जिसको मिलता है उसको बोलते हैं सिकदार। ठीक है, उसी तरह गांव में 3 लोग होते थे। गांव में एक तो थे खुद, एक मुकद्दम, एक चौधरी। गांव में सबसे बड़ा होता था चौधरी, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे बड़ा चौधरी। खुद समझिए राजस्व वसूलता था, मुकद्दम जो है ये मुखिया मान लीजिए, या ये राजस्व वसूलता था, ये मुखिया, ऐसे ही कर करके तीनों को डिवाइड किया था। गांव में 3 लोग थे, खुद, मुकद्दम, चौधरी। ये छोटे जमींदार थे गांव स्तर पर। बड़े स्तर पर इक्तादार कहलाते थे, सिकदार कहलाते थे। ठीक है, परगना में भी कोई था, उसका नाम हम भूल रहे हैं, वो आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो छोटे जमींदार जो खुद, मुकद्दम और चौधरी गांव स्तर पर होते थे, उनके सारे अधिकार वापस कर दिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने खींच लिए थे, ले लिए थे, उस सारे अधिकार को वापस कर दिए। लेकिन अधिकार तो वापस किए, लेकिन उस अधिकार को कुछ सीमित कर दिया, कम कर दिया, उनके पावर को, अधिकार को कुछ कम कर दिया। सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने कृषि सुधार कार्य किए। देखिए हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश जब हम लोग पढ़ेंगे तो सब जितने भी शासक आएंगे वो कृषि में काम करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, ये भी कृषि में काम करेगा। फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी कृषि पे काम करेगा। दीवाने को ही एक विभाग ही बना देगा, दीवाने को ही, जिसको कृषि विभाग बोलते हैं। इसके बाद तुगलक वंश में आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो 300 से ज़्यादा नगर बसाएगा और 5 मेन नहर है इसका, नहर के बारे में पढ़ेंगे। नहर में ये टैक्स लेगा, सिंचाई टैक्स, जिसको हक ए सर्ब बोलते हैं, सिंचाई का टैक्स लेगा। यानी कि कृषि पर ये लोग जितने भी शासक आएंगे इस वंश के, वो कृषि पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए, ठीक है, कृषि सुधार कार्य ये करते हैं। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या काम करेगा, ये नहर बनवाएगा। तो सबसे पहले इसने नहर बनवाया, फिर इसने टैक्स, जो टैक्स था वो 1/5 से घटाकर 1/3 कर दिया। फिर अगर फसल खराब होता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। उस मुआवजा का नाम बूद या नाबूद रखा। ठीक है, याद रखिएगा, बूद और नाबूद किसके समय में ये हम लोग पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के समय में। और ये फसल खराब होने पर माफ़ कर दी जाती है, उसका नाम है। और इसने मसाहत प्रणाली को समाप्त कर दिया। मसाहत प्रणाली जो पहले स्टार्ट हुआ था उसको समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछेगा मसाहत प्रणाली स्टार्ट किसने किया था, तो वो आपको लोग कमेंट करके बताएंगे। मसाहत प्रणाली समाप्त किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए हम GT लिखेंगे, इसका मतलब समझिएगा गयासुद्दीन तुगलक, MBT लिखेंगे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, और FST लिखेंगे यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ये 3 शासक, ये शॉर्टकट में यही लिखा जाता है। AK लिखेंगे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, I लिखेंगे तो समझ आएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट है जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, हुलिया और दाग प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, उसको इसने कठोरता से लागू किया। क्यों? क्योंकि देखिए, हुलिया और दाग प्रथा अपनी सेना को पहचानने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमारी सेना में कोई दूसरा व्यक्ति घुस गया, हम लोग उस खुफिया व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे, इसी हुलिया प्रथा से। और अपने घोड़े की पहचान कैसे करेंगे कि मेरा घोड़ा है, कोई बाहर से तो दूसरा घोड़ा नहीं आ गया, तो वो दाग प्रथा, घोड़े को दाग दिया जाता था। दाग प्रथा और सैनिकों को पहचानने के लिए हुलिया प्रथा। ये हुलिया और दाग प्रथा स्टार्ट करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसको कठोरता से लागू करवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर आगे आते हैं, इसने वसीलात ए हस्म नामक विभाग बनाया। तो देख लेते हैं फिर से 2-3 चीज़। एक, रस्म ए मियाना
यानी कि ये ना तो जलालुद्दीन की तरह नर्म नीति अपनाया, ना ही बलबन की तरह कठोर नीति अपनाया, बीच का मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग, जिसे रस्म ए मियाना बोलते हैं। तो रस्म ए मियाना नीति अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर कृषि सुधार कार्य में मसाहत प्रणाली को खत्म कर दिया, बूद नाबूद नामक मुआवजा स्टार्ट करवाया, उसके बाद हुलिया दाग प्रथा को कठोरता से लागू किया और वशीलात ए हस्म नामक एक विभाग बनवाया। ये विभाग क्या करता था, यह देखता था कि इक़्तिदार जो है वो सैनिकों का वेतन तो नहीं काट रहा है। बहुत बार क्या होता था कि इक़्तिदार को हम लोग दे देते हैं कि आप समझिए जो भी आपका खर्च होता है वो खर्च आप देखिए, उसमें सैनिकों को पैसा वैसा दीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सैनिकों को कम वेतन दे रहा है। तो ये देखने का काम करने के लिए इसने एक विभाग बनवाया, वसीलात ए हस्म। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करना चाहता है। तो ये भ्रष्टाचार को कम करेगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन याद रखिएगा, इसी के समय में एक इसका बेटा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी सारी नीतियाँ सब खराब हो जाएगी। जितनी भी नीति ये लगाएगा सारी नीतियाँ खराब हो जाएगी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। ये नीति तो अच्छी बनाएगा, लेकिन इसके समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर रहेगी। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के समय में होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यानी कि ये भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करा गयासुद्दीन तुगलक, वहीं फिरोज शाह तुगलक के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचेगा। और हम बता देंगे वो क्यों पहुँचेगा, क्योंकि इसने दो बहुत ही घटिया काम किए थे। एक तो वंशानुगत बना दिया था, और एक इसने क्या बोलते हैं, इतलाकनामा स्टार्ट करवाया था। वो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। इतलाकनामा में ये क्या होता था कि ज़मीन दे देता था सैनिकों को, उस ज़मीन का 50% हिस्सा ये सुल्तान को देता था, और जो भी पैसा होता था उसे राजस्व 50% सैनिक खुद रखते थे। सैनिक को वेतन नहीं देता था, इतलाकनामा देता था। ठीक है, वजहदार बना देता था सैनिकों को कि ज़मीन आपका नहीं है, लेकिन ज़मीन से जो राजस्व होगा उसका 50% आप रखिएगा और 50% हमको दीजिएगा, तो वही आपका वेतन हो गया। तो ये लेकिन बीच में आ गए दलाल। ये दलाल क्या किए, सैनिक के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो राजस्व वसूले, तो दलाल क्या करते थे, खुद राजस्व वसूलते थे और 20% कमीशन रख लेते थे। तो भ्रष्टाचार जो था वो फिरोज शाह तुगलक के समय चरम सीमा पर आ गया था। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वसीलात ए हस्म विभाग बनाया। कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने, ताकि वो देखे कि इक़्तिदार सैनिकों को वेतन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं वो पैसा काट तो नहीं ले रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था गयासुद्दीन तुगलक का, ये था इसका डाक सुधार। और याद रखिएगा, ये डाक सुधार की जो पोस्टल सिस्टम है, इसको इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, ये अपनी पुस्तक रेहला में इसका जिक्र करता है। रेहला में अपना जिक्र करता है। और ये भी याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। अपनी पुस्तक रेहला में इस डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन तो करता ही है, प्लस इसने ये भी बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र से मारा था। वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये रेहला इसकी पुस्तक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी टिप्पणी करता है। डाक सुधार में इसने क्या किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, कि प्रत्येक 3/4 मील पे, यानी कि 1 मील का तीसरा भाग, प्रत्येक 3/4 मील पर इसने एक डाक कर्मचारी नियुक्त किया था, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी तीव्रता से हो सके। और लंबी दूरी के लिए ये घोड़ों द्वारा डाक करता था, और कम दूरी के लिए ये पैदल डाककर्मी रखता था। यानी कि अगर लंबा दूरी जाना है तो घोड़ा से डाक व्यवस्था हम लोग खत पहुंचा देंगे, और अगर कम दूरी है तो लोग पैदल ही जाके डाक पहुंचा देंगे। ऐसा अभी भी होता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर छोटी दूरी का होता है, लोग पैदल साइकिल वगैरह से जाके वहाँ पर डाक पहुँचा देते हैं, और दूर जाना हो तो ट्रेन वगैरह से डाक जाता है। अब देखिए, इसने तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की। ये तो हमको लगता है कि 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। तुगलकाबाद को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। 56 कोट, तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना इसने की थी, और इसने तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर कर दिया था। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने तेलंगाना का नाम कर दिया सुल्तानपुर, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। अब बात करते हैं इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक फेमस कैसे होता है। मोहम्मद बिन तुगलक फेमस कैसे होता है, कहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां भी बोलते हैं। इसके ओरिजिनल नाम इसका जूना खां है, बचपन का नाम, और इसे उलुग खां की उपाधि भी दी जाती है इसके पिता के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कैसे। तो देखिए, जाजनगर 1324 में जाजनगर उड़ीसा में एक विद्रोह होता है। कौन विद्रोह करता है, भानुदेव द्वितीय उड़ीसा में जाजनगर में एक विद्रोह करता है। तो ये आपको याद रखना है, भानुदेव द्वितीय। और वारंगल में प्रताप रुद्र देव जो कि काकतीय राजा था, वो एक विद्रोह करता है।
जाजनगर में विद्रोह होता भानुदेव द्वितीय और वारंगल में विद्रोह होता प्रताप रुद्रदेव के समय में, और ये 1321 से 23 में होता है विद्रोह। इस दोनों विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान नहीं रहता है, वो गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत रहता है, और विद्रोह को दबाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक करता है और विद्रोह को दबा भी देता है। फिर उसके बाद मंगोल आक्रमण होता है इसके समय 1324 में। गयासुद्दीन तुगलक के समय में एक मंगोल आक्रमण होता है, और कौन आक्रमण करता है? शेर मुगल। मंगोलों का शासक कौन था? शेर मुगल। शेर मुगल जो है वो आक्रमण करता है, लेकिन उस समय गयासुद्दीन तुगलक के बाद पास एक वजीर था, मलिक वजीर जिसे बोलते हैं। इस मलिक वजीर ने शेर मुगल के आक्रमण को दबा दिया, दमन कर दिया। यानी कि तीनों विद्रोह में गयासुद्दीन तुगलक को सफलता मिली। एक दो में तो उसका ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दबाया, और एक में मलिक वजीर ने दबाया, विद्रोह को शांत किया। अब समझिएगा, अब एक और विद्रोह होता है। बलबन जो था उसका पुत्र था बुगड़ा खां। अब बुगड़ा खां का पुत्र था गयासुद्दीन बहादुर। ये हम बताए थे आपको कि ये हमेशा बुगड़ा खां जो है वो लखनऊती में रहा था, बंगाल में, लखनऊती में। तो इसका बेटा बंगाल में, इसका बेटा भी बंगाल में रह गया, ठीक है। 1325 में इसने बंगाल में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं जाता है बंगाल। बोलता है कि नहीं, ये विद्रोह को हम खुद शांत करेंगे। ये जाता है बंगाल और विद्रोह को शांत कर भी देता है, अब वापस लौटने लगता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मतभेद था। एक सूफी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया, उससे गयासुद्दीन तुगलक का मतभेद था, यानी कि उससे उसका पटता नहीं था, किसी भी बात पे नहीं पटता था। और इतना इसको गुस्सा आता था गयासुद्दीन तुगलक को इस संत से, निजामुद्दीन औलिया से, कि वो उसको ये भी बोल दिया था कि जब हम दिल्ली आएंगे ना तो तुमको मारेंगे आके। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया क्या बोलता है? हुजूर अभी दिल्ली दूर है, और ये वर्ड क्या है? हुनूज दिल्ली दूरस्ता, यही वर्ड बोलता है। और ये वर्ड इसका मतलब समझिए श्राप लगता है कि क्या लगता है। वो जब लौटता है तो मर जाता है, वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता है। वो बंगाल से जो लौटता है इसका विद्रोह दबाकर, गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह दबाकर जब ये लौटता है तो ये बीच में ही मर जाता है, दिल्ली के बॉर्डर पे ही मर जाता है, दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। तो इसको देखिए, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, ये फेमस वहीं से ये श्लोक जो है, ये वर्ड जो है फेमस हो गया। लोग आज भी बोलते हैं हुजूर दिल्ली दूर है। देखिए, परंतु बंगाल अभियान से वापस आते समय मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? दिल्ली की सीमा पर एक अफगानपुरी नामक स्थान पर इसके स्वागत के लिए एक समारोह स्टार्ट करता है। देखिए, ये बंगाल जीत के आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? इसका एक टेंट लगाता है और टेंट में इसका स्वागत करता है। आइए महाराज, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का, हम आपका स्वागत करते हैं। और यही टेंट का एक लकड़ी गिर जाता है, गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है, ठीक। अब देखिए, परंतु इस इवेंट में लकड़ी का द्वार इसके ऊपर गिर जाते के कारण 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। बर्नी और निजामी क्या मानते हैं? देखिए, बहुत लोग का बहुत कुछ कथन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र से मार दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि निजामुद्दीन औलिया बोला था दिल्ली दूर है, उसका श्राप लग गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये एक आकस्मिक घटना थी, ना चाहते हुए ये घटना हो गई। तब देखिए, बर्नी और निजामी का कहना है, इनका क्या मानना था? ये बर्नी और निजामी ये बोलते हैं कि ये एक आकस्मिक घटना थी, ये अपने आप हो गई, इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है। लेकिन रेहला में जो इब्न बतूता बोलता है, रेहला में इब्न बतूता क्या बोलता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पूरी तरह से प्लान्ड था, षड्यंत्र करके मारा गया था ताकि वो राजा बन जाए। देखिए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कहता है कि ये प्लान्ड था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो रेहला में इब्न बतूता कहता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये बिल्कुल प्लान्ड वे से मारा गया है, ठीक है। लेकिन बर्नी और निजामी कहते हैं कि आकस्मिक घटना, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब देखिए, कुछ का मानना था कि गयासुद्दीन तुगलक को औलिया का श्राप लग गया है। अब देखिए, खुसरो क्या बोलता है कि गयासुद्दीन अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों का शिरोस्त्रान रखता। यानी कि ये समझिएगा, इसको इतना नॉलेज था कि ये पंडितों को भी टक्कर देता था नॉलेज के मामले में। और बर्नी का कहना था गयासुद्दीन एक आदर्श सुल्तान था, ऐसा सुल्तान ना पहले हुआ और ना होगा। बर्नी इसको अच्छा सुल्तान मानता था, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद बर्नी ही एक कथन और लिखता है कि गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। ये न्याय व्यवस्था में बीच का मार्ग अपनाता था, ना तो कठोर ना ही नर्म, ये बीच का मार्ग अपना था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रस्म ए मियाना बोलते थे। तो यहाँ तक था हम लोग पढ़े गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। और अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। इसने क्या क्या किया? तुगलकाबाद शहर बसाया। देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक को।
गाजी मलिक इसका पूरा नाम था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे गाजी की उपाधि मिली थी। ये धीरे धीरे करके ये क्या बोलते हैं सत्ता में घुसे, दिल्ली सल्तनत घुसे। इसके पिताजी दास थे, ये अंगरक्षक बना, फिर जलालुद्दीन खिलजी का अंगरक्षक बना, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय ये इक़्तिदार बना। लेकिन शासक खराब होने के कारण ये अमीरों के कहने पर दिल्ली की सत्ता हासिल की। इसका राज्याभिषेक सीरी महल दिल्ली में हुआ। उसके बाद बात करें कि ये बीच की नीति अपनाता है, रस्म ए मियाना की नीति अपनाया। इसने जितने भी खालसा भूमि थे वो वापस कर दिए। ये छोटे जमींदारों का भी जो अधिकार था वो वापस कर दिया। कृषि सुधार कार्य किया, मसाहत प्रणाली को समाप्त किया। फसल खराब होगा किसान का तो उसमें ये मुआवजा देता था, बूद और नाबूद जिसे बोलते थे। हुलिया और डाक प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था उसको इसने कठोरता से लागू किया। वसीलात ए हस्ब नामक विभाग बनाया। ये डाक सुधार किया जिसका वर्णन हम लोग को इब्न बतूता का रहला में मिलता है। और इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर किया। इसने 2 विद्रोह जाजनगर और वारंगल के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां और उलुग खां था। इसने मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए मलिक वजीर को भेजा। मलिक वजीर ने मंगोल के शासक शेर मुगल के द्वारा किए गए आक्रमण को दबा दिया। ये बलबन का पोता बुगड़ा खां का बेटा गयासुद्दीन बहादुर ने जो बंगाल में ये किया विद्रोह किया, उसको दबाने के लिए 1325 में ये स्वयं गया और विद्रोह को दबा दिया। वापस आया तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके स्वागत में एक टेंट का आयोजन करता है, एक इवेंट का आयोजन करता है। वो इवेंट आता है, इवेंट में लकड़ी का दरवाज़ा गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इसे निजामुद्दीन औलिया का श्राप लगा था, क्योंकि इसने निजामुद्दीन औलिया का बोला था कि जैसे ही बंगाल से वो दिल्ली आएगा तो इसको मारेगा। लेकिन ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। वो दिल्ली दूर ही रह गया। अफगानपुरी नामक स्थान पर, दिल्ली के बॉर्डर पर अफगानपुरी नामक स्थान पर ये दिल्ली पहुँच भी नहीं पाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट कहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 जो है इसका शासनकाल है। इसका वास्तविक नाम, मूल नाम जो है मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां, या कहीं कहीं जूना खां लिखा रहता है, जूना खां या जौना खां, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है इसी के नाम पर, क्योंकि इसका नाम जौना खां था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका वास्तविक नाम था मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, मार्च 1325 में यह सुल्तान बनता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। 2 बार इसलिए होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे शासक होंगे जिसका राज्याभिषेक 2 बार होगा। एक तो सुल्तान, पिछला सुल्तान मरेगा उसके मरने पे, और एक दिल्ली में। तो पहले तो सुल्तान मरता है, लकड़ी गिर जाने पे गयासुद्दीन तुगलक मरता है, तो इसका स्थापना तुगलकाबाद में होता है। ठीक है, तुगलकाबाद में अपने पिता की मृत्यु पर 40 दिन तक दिल्ली नहीं जाता। ये जैसे इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, ये 40 दिन का राजकीय शोक मनाता है। 40 दिन का ये बोलता है कि 40 दिन तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो तुगलकाबाद में ही इसका जो है राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद 40 दिन के बाद ये दिल्ली आता है। तो दिल्ली के लाल महल में जिसे बलबन ने बनाया था, वहाँ पर इसका दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। तो याद रखिएगा, पहला राज्याभिषेक होता है तुगलकाबाद में और दूसरा राज्याभिषेक होता है दिल्ली में। ठीक है, क्यों होता है वही बता दिए। मोहम्मद बिन तुगलक का कथन क्या था? प्रत्येक वृद्ध मेरे पिता के समान है तथा प्रत्येक युवक बहराम खां की तरह मेरा भाई है। मैं सभी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखूंगा। इसका ये कथन इतना फेमस होता है कि लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। इसके इस कथन से दिल्ली की जनता काफ़ी प्रसन्न होती है और सोचती है दिल्ली की जो प्रजा है वो सोचती है कि भाई ये सभी वृद्ध को अपने पिता के समान मानता है और जितने भी यंग लोग हैं उसको अपने बहराम खां की तरह भाई मानता है, यानी कि कितना अच्छा शासक है। तो जैसे ही ये तुगलकाबाद में इसका राज्याभिषेक 40 दिन का ये राजकीय शोक मनाता है, उसके बाद जैसे ये दिल्ली लौटता है, इसका पूरा लोग सजा धजा कर दिल्ली का में इसका स्वागत करते हैं। दिल्ली को सजा धजा कर लोग इसका स्वागत करते हैं, दिल्ली की जनता इसका स्वागत करती है। ठीक है, उपाधियां इसको कौन कौन सी मिली है देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलुग खां की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि इसने 2 बार 2 विद्रोहों को शांत किया था। बता देते हैं कौन सा विद्रोह, देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। एक तो है जाजपुर में विद्रोह हुआ था भानुदेव टू का, और एक वारंगल में विद्रोह हुआ था प्रतापरुद्र देव का। इस दोनों विद्रोह को इसने दबाया, इसलिए इसके पिता ने गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलुग खां की उपाधि दी। और इसका देखते हैं कौन कौन सा उपनाम है। सुल्तान जैसे ही ये बनता है, इसे मोहम्मद बिन तुगलक शाह की उपाधि मिलती है। इसका वास्तविक नाम था जूना खां, लेकिन इसका नाम तुगलक कहाँ से बना? मोहम्मद बिन तुगलक, ये जैसे ही सुल्तान बनता है तब उसका नाम बनता है मोहम्मद बिन तुगलक शाह। अब अबुल मजाहिद भी इसका नाम है, उपाधि है। अल सुल्तान जिल्ली भी इसका उपनाम है। ये सब इसका उपनाम है। यह दिल्ली का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन कहा जाता है पढ़ा लिखा तो था लेकिन
इसको नॉलेज नहीं था, इसको थियोरेटिकल नॉलेज था, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। यानी कि ये सिर्फ पढ़ा लिखा था, इसको बेस पे ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है किसी चीज़ को, उसका नॉलेज नहीं था। इसको खगोल विज्ञान का नॉलेज था, इसको आयुर्विज्ञान का नॉलेज था, इसको गणित का नॉलेज था और अन्य बहुत सारी विधाएं इसके पास थी, बहुत सारा टैलेंट था इसके पास। लेकिन कहा जाता है अपने टैलेंट को ये यूज़ नहीं कर पाया, ये सिर्फ नीतियाँ बनाता था, नीतियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, इसने जो नीति बनाई वो नीति बहुत अच्छी बनाई, उसको बेस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, लोगों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, जनता के पास उस चीज़ को रख नहीं पाया, ठीक है। लेकिन इससे बाद के लोगों ने ये सीखा, कि नीतियाँ बनाने से ही कुछ नहीं होता है, नीतियों को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। यानी कि ये खुद तो नहीं कुछ कर पाया, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखा के गया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग को कहाँ कहाँ जानकारी मिलता है। पहला तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, इस पुस्तक में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है, ये फ़ारसी भाषा में। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला जो कि अरबी भाषा में, वहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुमालिक ए उमसार जो कि अबसार ने लिखी है अरबी भाषा में, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। और तारीख़ मुबारक शाही जो कि याहिया सरहिंदी ने लिखी है, इसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। ये 4 ऐसी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा बार बार एग्जाम में ये पुस्तक पूछा जाएगा और आपको याद रखना है, पुस्तक ही याद रखना है आपको, ठीक है। इसका लेखक कौन है और किस भाषा में है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं इसके राजत्व के सिद्धांत को, किंगशिप थ्योरीज का हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन से राजत्व के सिद्धांत को मानता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धांत का विस्तार करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिद्धांत अपनाया था, कट्टरवाद वाला, कठोरता की नीति, वो सारा सिद्धांत को ही अपनाता है। रक्तपात की नीति को भी अपनाता है। देखिए, अब देखिए समझिएगा, दैवीय राजत्व के सिद्धांत को इसने अपनाया। यानी कि दैवीय राजत्व यानी कि अपने आप को, सुल्तान को भगवान से जोड़ना, अल्लाह से जोड़ना, ठीक है। जैसे इसने अपने सिक्के पर जिल्ले इलाही लिखा, यानी कि जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, सुल्तान की परछाई है, जिल्ले इलाही लिखा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत, अलाउद्दीन खिलजी का कुछ ये विपरीत काम भी किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो भी काम करता था वो अपना काम का डिस्कशन अमीरों से करता था। कोई भी नीतियाँ वो लाता था तो उसका अमीर तुर्क से वो अपना नीतियों का डिस्कस करता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, कोई डिस्कशन नहीं करता था, बोला कि हम जो नीति बनाएंगे वही लागू होगा। ये नीतियों का डिस्कशन अमीरों के और उलेमा के पास नहीं करता था, अमीर और उलेमा के पास ये कोई भी नीति का डिस्कस नहीं करता था। यही रीज़न था कि देखिएगा इसके 5 ऐसे कार्य हुए जो विफल हो गए, फेल हो गए। इसके 5 विफल कार्य के कारण याद रखिएगा इसको बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता था। यानी कि ये बुद्धिमान तो था लेकिन मूर्ख था, ठीक है। रक्त पिपासु कहा गया इसको। 5 काम इसके विफल हो गए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, निम्न कुल के अमीरों को भी ये प्रशासन में शामिल किया। निम्न कुल के अमीरों को प्रशासन में शामिल किया, इसलिए बर्नी ने इसको क्या कहा, इसको छिछुरा कहा, माली कहा, जुलाहा कहा, रसोईया कहा। बहुत घटिया घटिया गाली बर्नी ने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये निम्न कुल के अमीरों को भी प्रशासन में शामिल किया था इसीलिए। अब देखिए, इसने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि हिंदू के त्योहारों में भी शामिल होता था। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदू के त्योहारों विशेषकर होली और दशहरा में शामिल होता था। ये मेरिट के बेसिस पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता था। ये वंशानुगत नहीं रखता था, मेरिट के बेसिस पर रखता था। और धर्म के आधार पर भी नहीं रखता था कि केवल मुस्लिमों को देंगे, ऐसा भी नहीं, हिंदुओं को भी दिया। इसने गैर तुर्क को और भारतीय मुसलमान को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण बर्नी ने से छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोईया बहुत घटिया घटिया गालियाँ दी। इसी के शासनकाल में समकालीन 2 राज्य की स्थापना होती है, 2 साम्राज्य की, एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। ईयर याद रख लीजिएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति करते हैं और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में कौन करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके दरबारी जैन विद्वान, 2 दरबारी जैन विद्वान होते हैं, एक तो राजशेखर और एक जीन प्रभासुरी। इस दोनों को याद रखिएगा, सती प्रथा को रोकने का इस दोनों ने प्रयास किया। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता जिसने अपनी पुस्तक रेहला में सती प्रथा का वर्णन किया, कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सती प्रथा देखने को मिला था। और इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास कौन किया, राजशेखर और जिन प्रभासुरी। ये दोनों जैन विद्वान थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे और इन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में।
खलीफा से संबंध की बात करें तो आरंभ में ये खिल्लत नहीं लेता, खलीफा से कोई मान्यता नहीं लेता है। मिस्र के खलीफा के वंशज खुद को मानता है और गयासुद्दीन महमूद को दिल्ली बुलाता है। गयासुद्दीन महमूद को ये दिल्ली बुलाता है। इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। खलीफा से संबंध, शुरू में खलीफा को नहीं मानता है, बाद में मानता है। तो ये इसका खलीफा के बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता इसमें। आगे आते हैं। इसने कुछ कृषि सुधार किए। कृषि सुधार वो भी करता है, नहर बनाता है और मुआवजा मतलब अगर किसी का फसल खराब हो जाए तो उसको मुआवजा देता था। क्या नाम था उसका? बूद और नाबूद, है ना, बूद और नाबूद। इसने भी कुछ, वो गयासुद्दीन तुगलक का समय था बूद और नाबूद, लेकिन इसने भी कुछ कृषि सुधार काम किए। इसने एक विभाग बना दिया दीवाने कोही, जो कि कृषि विभाग था। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने का इसका यही काम था कि हम कृषि का जो भूमि होगा ना उसका विस्तार कर देंगे। और 3 साल में इसने क्या किया, 60 से 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को उर्वर बना दिया, यानी कि कृषि के योग्य बना दिया। ये चाहता था कि कृषि योग्य भूमि का हम लोग विस्तार करें। फसल पे इसने विशेष ध्यान दिया। इसने सिकदारों की नियुक्ति की, कृषि सुधार के लिए सिकदारों की नियुक्ति की। ठीक है, शिक का होता है सिकदार। ठीक है, बताए थे कि गांव स्तर पे 3 लोग होता था। कौन कौन? खूत, मुकद्दम और चौधरी। इसके बाद आप जाइएगा सिख का हेड होता सिकदार। फिर आपका इक्ता का हेड होता था इक्तेदार। फिर इसने फसल चक्र को, क्रॉप रोटेशन को प्रमोट किया, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही फसल साल भर लगाएगा, ये फसल को चेंज करेगा, अलग अलग फसल को लगाएगा। इसने जो ऋण था, तकावी ऋण, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया, यानी कि किसान लोग को अगर फसल उगाने में दिक्कत होता था उसको ऋण देता था, टैक्स देता था, और उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता था। इस ऋण को तकावी ऋण या सोनघर कहा जाता था। इसने अकाल संहिता का भी निर्माण कराया, लेकिन ये बाद में करवाता है, बताएंगे कैसे। अकाल संहिता की, कभी भी अकाल आ जाए तो उस समय कैसे निपटना है उसका निर्माण कराया। लेकिन याद रखिएगा, इसने जो भी काम कराया उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन काफ़ी अच्छे से नहीं किया, इसीलिए इसका सारा जो योजना है वो विफल होता रहा। अब हम लोग कुछ चीज़ देख लेते हैं। जैसे दीवाने को ही हमने पढ़ा, कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो बाकी जो विभाग था वो हम लोग देखते हैं। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। दीवाने वकूफ़, ये आय और व्यय का विभाग था, ये जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण का व्यवस्था था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम या प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो भी है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व का विभाग था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। फिर दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। ये बार बार आपको याद रखिएगा। जब हम लोग फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे उस समय कम से कम 7 से 8 विभाग हम लोग और पढ़ेंगे सिर्फ फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग को बहुत प्रश्न पूछा जाता है, वो देखा जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विफल योजनाएं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन गलत करता था। योजना तो लाता था, नीति लाता था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पाता था। जैसे इसका सबसे पहला योजना विफल हुआ, ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली ऊपर है, दौलताबाद नीचे है। तो ये देखा कि साउथ में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, तो इसने सोचा कि अगर हम अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लेते हैं तो हम लोग नॉर्थ और साउथ दोनों को कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। यही सोच के इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली 1327 में। लेकिन ये योजना उसकी विफल हो गई, क्योंकि इतना लंबा दूरी तय करने में 40 दिन का समय लगता था, लोग थक जाते थे। इसके लिए पैसा भी नहीं था, रास्ते का साधन नहीं था। ठीक है, और इसने योजना बनाई लेकिन तुरंत योजना पे चालू हो गया काम करना। भाई उसके लिए 1 साल 2 साल वर्क करो और धीरे धीरे साम्राज्य को वहाँ स्थापित करो, ये तुरंत चल दिया। और फिर बाद में लगभग 14 साल 13 साल के बाद ये वापस फिर दिल्ली आ गया, अपनी राजधानी फिर दिल्ली कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, दौलताबाद राजधानी करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, और उसकी ये योजना फेल हो गई। फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया 1329 से 1330 में, उसकी ये योजना भी फेल हो गई। खुरासान अभियान जो कि अफगानिस्तान ईरान में है, 1332-34 में ये अभियान लागू करता है, वो भी विफल हो गई। फिर कराची अभियान, ये भी इसकी विफल हो गई 1332-34 में। और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसने कर टैक्स बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही इसने टैक्स बढ़ाया, देखिए टैक्स बढ़ाने का इसका काम था, क्योंकि इसने काफ़ी नहर बनवाए थे, बहुत सारा काम कृषि में किया था। दीवाने को ही कृषि विभाग बनाया था, अकाल संहिता बनाया था, और तकावी ऋण दिया था, मतलब कि जिसमें कोई ब्याज नहीं बनेगा। तो इतना सारा काम किया था, तो टैक्स बढ़ाना तो इसका सही था। लेकिन याद कीजिए, उसी समय अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया उसी समय, और फसल बर्बाद हो गया, जिसके कारण फिर भी
फिर भी ये टैक्स वसूल, इसके जो लोग थे वो टैक्स वसूलते रहे, तो किसान ने विद्रोह कर दिया, उसका ये योजना भी विफल हो गया, इसका ये पांचों योजना विफल हो गया। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील सुल्तान, यानी कि सिर्फ सपना देखने वाला सुल्तान, बड़ा बड़ा नीतियाँ बनाता है, सपना देखता है लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होता है, इसको स्वप्नशील सुल्तान कहा गया, इसको रक्त पिपासु सुल्तान कहा गया, इसको पागल सुल्तान कहा गया, इसको मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान कहा गया। इसको बहुत बुद्धि थी लेकिन ये मूर्ख था, नीतियाँ बनाता था, नीतियाँ को लागू करने, क्रियान्वयन करने उसको नहीं आता था, इसीलिए इसको इतना सारा नाम दिया गया। जनता धीरे धीरे इसके विरोध होने लगी। अब एक एक करके इस पांचों अभियान को हम लोग देखते हैं, कैसे इसका योजना विफल हुआ। दिल्ली से दौलताबाद, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराची अभियान, टैक्स वृद्धि, ये पांचों चीज़ को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे इसका योजना विफल हुआ। और देखिए, इसका योजना सब फेल हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को कुछ गंदा गाली देना होता है ना, तो वो तुगलक बोलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के कारण ही इसको तुगलक, जैसे आप लोग देखेंगे चक दे इंडिया मूवी, शाहरुख खान की चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान जो है वो पहले हॉकी टीम का कप्तान रहता है और फाइनल गोल वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण लोग उसे गद्दार साबित कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती हो जाती है, गद्दार साबित कर देते हैं। फिर एक महिला हॉकी टीम का गठन होता है, सबको लगता है कि महिला हॉकी टीम थोड़ी जीतेगी, उस टीम का कोच बना दिया जाता है शाहरुख खान को। और जब महिला टीम की जो प्लेयर रहती है जितनी लोग, वो कोई भी शाहरुख खान को वैल्यू नहीं देता है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान तो खुद वर्ल्ड कप हरा दिया रहता है, तो इसका क्यों वैल्यू देगा। यानी कि शाहरुख खान की नीतियाँ फेल हो गई थी और इसको लोग बोलते थे तुगलक। जितनी महिलाएं थी उसको तुगलक बोलती थी। क्यों तुगलक बोलती थी? क्योंकि तुगलक की भी नीतियाँ खराब थी, शाहरुख खान की नीतियाँ खराब थी। इसलिए याद रखिएगा, तुगलक से लोग उसी का कंपैरिजन करते हैं जिसकी नीतियाँ खराब होती है। एक और जॉली एलएलबी मूवी देखे होंगे, जॉली एलएलबी में जो जज रहता है, जज उसको तुगलक से बहुत चिढ़ लगता, उसको तुगलक बोल देता है ना जो, तो वो बहुत गुस्सा आता है। देखिए, तुगलक उसको खराब लगता है, उसको लगता है कि तुगलक अगर कोई बोल दिया यानी कि उसकी नीतियाँ फेल हो रही है। ठीक है, तो वो आप लोग देखिएगा मूवी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और क्यों तुगलक की ये नीतियाँ फेल हुई। तुगलक नीतियाँ बनाया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पहला इसका जो नीति था जो फेल हुआ, वो था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। देखिए, दौलताबाद के बारे में पहले समझते हैं। इसका मूल नाम था देवगिरी, महाराष्ट्र। पहले इसको देवगिरी ही बोलते थे, लेकिन मुबारक शाह ने इसका नाम बदलकर कुतुबाबाद कर दिया। कुतुबाबाद, याद रखिएगा, कहीं कुतुबाबाद कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद कर दिया। या किसी बुक्स में ये भी देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम कुव्वत उल इस्लाम कर दिया, लेकिन ज़्यादातर दौलताबाद देखता है। ठीक है, अब उसके बाद नाम तो दौलताबाद कर दिया और राजधानी भी इसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। क्यों? कारण था क्योंकि उस समय साउथ में बहुत विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोह दिल्ली से वो विद्रोह शांत कराने के लिए आता तो उसको बहुत टाइम लग, 40 दिन लग जाता। इसीलिए वो सोचा कि हम दौलताबाद में ही रहेंगे तो विद्रोह भी शांत कर देंगे और उत्तर और दक्षिण दोनों को, नॉर्थ और साउथ दोनों को कंट्रोल करेंगे, ताकि उत्तर तथा दक्षिण भारत दोनों पर समान रूप से नियंत्रण किया जा सके। जनता को 40 दिन की कष्टदायी यात्रा करनी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली कहाँ है और यहाँ दौलताबाद कहाँ है? 700 मील का दूरी है, लगभग 700 मील। 700 मील दूरी तय करने में 40 दिन का कष्टदायी यात्रा करना पड़ता था। रास्ते में उसको पेड़ कटवाने पड़े। क्यों? क्योंकि भाई जाएगा रास्ते में, सब पेड़ कटवाना पड़ता था, क्योंकि नहीं, पेड़ लगवाने पड़े, गलती लिख दिया मैंने, यहाँ देखिए, पेड़ लगवाने पड़े। क्यों पेड़ लगवाने पड़े? ताकि छाँव, लोग उसकी छाँव में रह सके, छाया मिल सके, ठंड, वो वहाँ पर लोग विश्राम कर सके। और खाने का प्रबंध भी करना पड़ा। इतना दूर का 40 दिन का खाना लेके साथ में चलना कितना प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? पीठ पर लोड करके आप ले जा रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक 2 किलोमीटर पर सराय का स्थापना करना। सराय यानी कि ठहरने का स्थान। हर 2 किलोमीटर पर ठहरने का स्थान, लोग विश्राम करेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, सामान लेके फिर विश्राम करेंगे। 40 दिन तक यही चीज़ करना पड़ता था, लोग थक जाते थे। सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि लोग वहाँ जा रहे हैं, किसी दूसरे के राज्य में घुसेंगे या वहाँ विद्रोह होगा तो सुरक्षा कैसे करेंगे अपने सैनिकों की, तो वो भी एक बड़ा प्रश्न था। सबसे पहले इसने अपनी माता को वहाँ पहुँचाया। माता के बाद इसने उलेमा और अमीर को पहुँचाया। इसके बाद 10% जनता का स्थानांतरण कर दिया। अब इसमें बहुत टाइम लग गया, केवल 10% जनता ही वहाँ पे पहुँच पाई, बाकी तो नहीं पहुँच पाई। 10% जनता का स्थानांतरण, इसको लगा कि नहीं अब 90% जनता आएगी, सब मर जाएगी यार, थक जाएगा लोग। इसको लगा कि मेरा ये डिसीजन बहुत गलत साबित हो गया। 40 दिन तक लोग यात्रा करेंगे, मेरे पब्लिक को, मेरा पूरा जनता को आने में, पूरा पब्लिक को, सैनिक को आने में बहुत टाइम लग जाएगा।
परंतु अत्यधिक कष्टदायी यात्रा के कारण उसे ये योजना वापस लेनी पड़ी। इब्न बतूता और इसामी के अनुसार सुल्तान को जनता से तथा जनता को सुल्तान से नफरत हो गई थी। जनता इतना दूरी तय करने लगा, सुल्तान को गाली देते हुए पूरा रास्ता जाता था। जनता सुल्तान को बुरे बुरे खत भेजने लगी, चिट्ठी भेजने लगी, गाली देने लगी। बर्नी भी इसको जुलाहा उलाहा पता नहीं क्या क्या बोलता था। इन खतों से सुल्तान काफ़ी परेशान था। बर्नी का कहना था कि दक्षिण में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए इसने राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हम बताए थे दक्षिण विद्रोह हो रहा था, इसके समय ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। गार्ड ब्राउन का कहना था कि यह कार्य मंगोलों से बचने के लिए किया गया था। मंगोल, उसको लगता था कि मंगोल दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे, तो वो दौलताबाद आ गया। ये गार्ड ब्राउन का कहना था। सब लोग का अलग अलग मानना था। देखिए, बर्नी का कुछ और मानना था, गार्ड ब्राउन का कुछ और मानना था, इब्न बतूता और इसामी का कुछ और मानना था, सबका कुछ और मानना था। इसके समय में 23 प्रांत थे और 34 विद्रोह हुए। देखिए, 2 को 3 कर दीजिए, 3 को 4 कर दीजिए, यानी कि 23 प्रांत। सबसे ज़्यादा प्रांत इसी के समय में थे और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। 34 विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसी विद्रोह को दबाने के लिए इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सभी सैनिक वापस आ गए। 14 साल के बाद ये खुद वापस आ गया और ये योजना इसका फेल हो गया। दौलताबाद स्थानांतरण होने का, देखिए, सब चीज़ तो आपका ठीक रहा, खराब रहा, योजना विफल रही, लेकिन एक चीज़ हुआ कि ये अपने साथ सूफी संत को ले आया। सूफी संत और सूफी संत दिल्ली से दौलताबाद आए, तो इससे एक काम क्या होगा कि साउथ में मुस्लिम धर्म का प्रचार हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इस्लाम और सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में यहाँ पर हुआ। इसके दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि इसने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया और सूफी आंदोलन का भी प्रचार प्रसार वहाँ पर किया। बस यही एक फ़ायदा होता है, बाकी नुकसान होता है। अब देखिए, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन, ये भी इसका योजना क्यों फेल होता बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट करने वाला ये पहला सुल्तान है। इससे पहले मंगोल में चाओ चान नामक एक था व्यक्ति, उसने सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट की थी। और उसमें मंगोल का शासक कौन था? उसमें मंगोल का शासक था ये आपका कुबलई खां। 1260 ईस्वी में, इससे 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले कुबलई खां ने इस मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था और वो मुद्रा सक्सेसफुल भी रहा था। तो यही देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि हम भी लागू करेंगे तो सांकेतिक मुद्रा तो हमारे यहाँ भी फेमस होगा। तो सांकेतिक मुद्रा है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जिसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 रुपये का कोई नोट है, हो सकता है कि 5 रुपये के नोट में आपको 5 रुपये का खर्च हो सकता है, लेकिन 200 रुपये के नोट में ऐसा हो सकता है कि 20 रुपये का खर्च हो। लेकिन हम लोग, चूँकि सरकार RBI ने उसको 200 रुपया कह दिया है, तो उसका वैल्यू 200 रुपया है। यानी कि अंकित मूल्य जो है उसका, मान लीजिए 2000 का नोट है, तो चूँकि उस पर 2000 लिखा हुआ है, भले ही उस नोट बनाने में प्रिंटिंग खर्चा उर्चा सब मिला के, कागज़ का खर्चा मिला के, अगर हम लोग को जो खर्च हो वो 2000 उसमें लिखा हुआ, RBI ने उसको लिख दिया है, इसलिए उसका वैल्यू उसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा होता है। इसको सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं कि वो मुद्रा, उस पर 2000 लिखा हुआ है, सुल्तान ने उसको 2000 लिख दिया, तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया। अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से ज़्यादा हो। जैसे पहले सिल्वर का कॉइन होता था, जिसको टंका बोलते हैं, उसमें 10 रुपया लिखा रहता था, तो 10 रुपया का ही सिल्वर वो देता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसके जगह पर तांबा और कांसा, यानी कि कॉपर और ब्रॉन्ज का सिक्का बनाया, और उसका फेस वैल्यू वही होगा जो सिल्वर कॉइन का होगा। यानी कि ऑब्वियस बात है, सिल्वर तांबा और कॉपर से महंगा है। अब तांबा और कॉपर को अगर आप सिल्वर का वैल्यू दे दीजिएगा, तो इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात तांबा और कांसा जो है वो सिक्का सांकेतिक मुद्रा कहलाया। यानी कि अगर 2 रुपया इसको लगता है खर्च करने में, इसको बनाने में 2 रुपया लगता है, और उसको आप लोग लिख दिए कि वो 10 रुपया है, तो वो सिल्वर कॉइन के बराबर उसका वैल्यू हो गया। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ। बर्नी के अनुसार क्या हुआ कि सुल्तान के खजाने में, बर्नी क्या बोलता है कि ये क्यों लागू किया सांकेतिक मुद्रा? बर्नी बोलता है कि उस समय सुल्तान का खजाना खाली हो गया था। बर्नी बोलता है कि सुल्तान के खजाने में चांदी था ही नहीं, इसीलिए मजबूरी में उसको तांबा और कांसा का सिक्का चालू करना पड़ा। ईश्वर टोपा क्या बोलता है? ईश्वर टोपा एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। ये क्या बोलते हैं, इस समय पूरी दुनिया में चांदी की कमी आई हुई थी, चांदी का मंदी चल रहा था, उसमें चांदी था ही ना दुनिया में, तो कहाँ से लागू करता? इसीलिए तांबा और कांसा का सिक्का जारी करना मजबूरी था उसका। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा इसने चालू किया। इसने सांकेतिक मुद्रा तो बना दिया, लेकिन उसका मानक स्टैंडर्ड नहीं बनाया। जैसे आज हम लोग नोट बनाते हैं, तो नोट कोई नकली ना बना दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का कागज़ मंगाते हैं,
एक विशेष प्रकार का इंक मंगाते हैं, सब इंक से नहीं होगा। आप अपने घर में प्रिंटर में थोड़ी छाप दीजिएगा नोट, उसके लिए अलग प्रिंटर होता है, स्पेशल प्रिंटर आता है, उसके लिए बारीक डिजाइन, छोटे छोटे डिजाइन होते हैं। नोट पर अलग अलग तरह की भाषा लिखी जाती है, अलग अलग नोट में पहचानने का तरीका होता है। तो वो एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। आज जो RBI नोट बनाती है तो उसका एक मानक है, स्टैंडर्ड है। इसने सांकेतिक मुद्रा चालू कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन कोई स्टैंडर्ड उसका लगाया नहीं। इसके कारण क्या हुआ कि हर लोग नोट छापने लगा। भाई कांसा का मुद्रा बना दिया, उसमें लिख दिया 10, यानी कि वो 10 रुपया हो गया। कोई भी घर में जाली नोट बना दे रहा है, और तांबा के बदले में वो सिल्वर ले रहा है, सिल्वर ले रहा है। भाई इसको फ़ायदा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इससे कई व्यक्ति अपने घर में ही टकसाल बना दिए और नकली मुद्रा छापने लगा। लागत कम होती थी, उसको 2 रुपया खर्च होता था, और कमाई ज़्यादा, सिल्वर के बराबर उसको वैल्यू होता था। ठीक है, बर्नी क्या बोलता है, चूंकि ये धार्मिक आदमी है, ये क्या बोलता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल थी। ये हिंदू को ही बदनाम कर दिया। तुगलकाबाद के बाहर जाली सिक्कों का ढेर लग गया। बर्नी ही बोलता है कि तुगलकाबाद के बाहर जाली सिक्कों का ढेर लग गया। लोग सिक्के बनाने लगे, घर में टकसाल बना दिए, छापने लगे नकली मुद्रा। तो इससे क्या हो गया, सबके पास खूब पैसा होने लगा। अपने मुद्रा छाप रहा है तो पैसा खूब हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया, सप्लाई कम सामान। अब आपके पास पैसा होगा तो अब क्या चाहिएगा, हमको कार मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको सोफ़ा मिल जाए, हमको बड़ा बड़ा घर मिल जाए। आपका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो, आपके पास सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या हो गया, महंगाई बढ़ गया, दाम चीज़ों के ज़्यादा हो गए। एडवर्ड थॉमस ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया, सिक्के छापने वाले का सुल्तान। भाई सांकेतिक मुद्रा लागू किया तो सिक्के छपने लगे, और थॉमस एडवर्ड ने इसको सिक्के छापने वाला सुल्तान भी कहा है। तो याद रखिएगा, बड़ा ही गंदा गंदा इसने नीतियाँ नहीं, मतलब नीतियाँ बनाई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया। अतः क्या हुआ, बाजार से सभी तांबे और कांसे के सिक्के सुल्तान ने वापस ले लिए, और सरकारी खजाने से उनके बदले चांदी के सिक्के दिए। इससे सरकारी खजाना खाली हो गया। इसको लगा कि अगर ऐसे ही सिक्के छपते रहेंगे तो इनका जो मार्केट है, जो इनका व्यवस्था है, पूरा ठप पड़ जाएगा। इसने फिर से क्या किए, सारे तांबे और कांसे के जो सिक्के बनवाए गए थे वो वापस मंगा लिए, उसके बदले इसने चांदी के सिक्के दे दिए और खजाना खाली हो गया। इसका ये योजना हो गया असफल। अब आते हैं खुरसान अभियान 1332 से 34। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक खुरसान एक जगह है अफगानिस्तान और ईरान में। वहाँ पर खुरसान और ट्रांस अक्सियान वाले क्षेत्र को ये जीतने की योजना बनाता है। क्यों, उस समय देखिए खुरासान में कोई राजा नहीं था, एकदम खाली था, वहाँ कोई राजा नहीं था। ये सोचता है कि अभी वहाँ कोई राजा नहीं है, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, तो अगर वहाँ पर हम अपना सेना भेजते हैं खुरासान में और इस क्षेत्र को अपने मिला लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी नीति होगी। इसको लगता है ऐसा। वहाँ पर कोई नहीं था, कोई सच में कोई राजा नहीं था। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की सैनिक का गठन किया। 3,70,000, इतना बड़ा सैनिक। सोचा कि इतना बड़ा सैनिक को हम लोग भेजेंगे और वहाँ पर हम लोग हड़प लेंगे, सीधा जाकर खुरासान में हड़प लेंगे और ये जगह को अपने में मिला लेंगे। लेकिन इस विशाल सेना को बनाया और 1 साल का सैलरी वो एडवांस दे दिया। इसको ट्रेनिंग भी दिया, लेकिन ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दिया। क्या ट्रेनिंग नहीं दिया, इसको बोला था कि वहाँ पर कोई राजा नहीं है, जाके हड़प लेंगे। लेकिन जब तक ये लोग वहाँ गया तब तक वहाँ पर कोई राजा आ गया। देखिए, जब यह सेना खुरासान पहुँची तो वहाँ पर एक शक्तिशाली राजा आ गया और उसने सबको भगा दिया, सेना वापस आ गई। ये नहीं समझाया कि भाई वहाँ जाके लड़ना भी है। सेना वापस आ गया तो इसमें से 3,70,000 में से 2,70,000 को नौकरी से निकाल दिया। साला भगोड़ा तुम लोग को नहीं रखेंगे। 2,70,000 को सेना को नौकरी से निकाल दिया, लोग बेरोजगार हो गए। उसकी ये योजना असफल हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस समय इसने 3,70,000 सैनिक मंगाया था उसको 1 साल का सैलरी जो है एडवांस में दे दिया था, जिससे राजकोष खाली हो गया था। पहले ही 1 साल का सैलरी एडवांस में दे दिया कि जाओ, तुमको वो जगह हड़पना है, खुरासान। भाई कितना बेवकूफ़ सुल्तान था। आप सेना बना रहे हो, सेना को लड़ना भी सिखाओ, वापस क्यों आए? लड़ते वहाँ पर, लड़े नहीं, क्योंकि इसने बताया ही नहीं। इसने बताया कि वहाँ राजा नहीं है, राजा नहीं, जाओगे वहाँ पे अपने आप हड़प लोगे। ये बताता कि वहाँ राजा है, लड़ने के लिए नीति बनाता, तब ना। ये इसको हर पैमाने से देखना। अगर वहाँ कोई राजा आता तो राजा से लड़ने भी सिखाना चाहिए था, ये वो नहीं सिखाया। इसने इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया और शुरू में 3,70,000 की नौकरी दे दिया, बाद में 2,70,000 हटा दिया नौकरी से, लोग बेरोजगार हो गए। तो इसका ये नीति खराब था। 2,70,000 लोग इसके विरोधी होंगे कि नहीं होंगे? लोग सुल्तान से नफरत करेंगे कि नहीं करेंगे? लोग इसको रक्त पिपासु बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बुद्धिमान मूर्ख बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अब समझिएगा, कराची अभियान 1332-34 में ये एक और अभियान करता है। उस समय
इसको लगता है कि कुमायूं हिमालय में जो एक स्थान है कराचिल, वहाँ पर हिंदू शाही वंश का शासन था। उसको लगता है कि चीन के लोग जो है, चीन के सैनिक इस कराचिल में अभियान कर रहे हैं, इसको हड़पना चाहते हैं। ये क्या करता है, चीनियों की बढ़ती सेना को रोकने के लिए 1 लाख लोगों की सेना वहाँ पर तैयार करके भेजता है। देखिए 3,70,000 में से 2,70,000 हट गया, बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख सैनिक को वहाँ भेजता है। कहाँ पर, कराचिल अभियान के लिए भेजता है। लेकिन जिस क्षेत्र में ये तिब्बत वाले एरिया में, कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में भेजता है, वहाँ पर बर्फ़ था, बर्फीला क्षेत्र था। बर्फीले क्षेत्र में विषम परिस्थिति थी, सेना वहाँ पर फंस गई, बहुत लोग बर्फ़ में दब गया। उसको बताया ही नहीं कि बर्फ़ में लड़ना कैसे है, बर्फ़ में रहना कैसे है, ठंडा क्षेत्र में रहना कैसे है। सीधा सेना को भेज दिया, वहाँ जाओ लड़ो। भाई सेना को आप ट्रेंड करोगे ना। अलाउद्दीन खिलजी सेना को ट्रेनिंग देता था। वो एक ही योजना बनाया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसको अच्छे से लागू किया। आप 1000 योजना बना रहे हो, उसको अच्छे से लागू नहीं कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इस 1 लाख की सेना में से कुछ बुक बोलते हैं कि 10 सैनिक वापस आया, कुछ बुक बोलते हैं कि 3 सैनिक वापस आया। देखिएगा, जो एग्जाम में रहे वो मार देना है। 10 सैनिक वापस आया, और इस 10 सब जो वापस आया उसको भी मोहम्मद बिन तुगलक मरवा दिया। बोला बक तुम लोग किसी काम का नहीं है। इसका ये योजना भी असफल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, दोआब क्षेत्र में टैक्स का वृद्धि कर देता है 1335-36 में। ये टैक्स को 50% तक बढ़ाता है। ठीक है, 1335-36 में सुल्तान ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी। कर वृद्धि करने का रीज़न भी था, इसने काम भी बहुत किया था। काम क्या किया था इसने काम ये किया था कि इसने नहर का स्थापना किया था, इसने अकाल आयोग का बनाया था, इसने तकावी ऋण देना शुरू किया था, बिना टैक्स, बिना ब्याज का ऋण। तो ये भाई टैक्स तो लेगा ही, जो दोआब क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा फसल उगता है वहाँ पर टैक्स लेगा ही। लेकिन किस्मत कितना ख़राब था, दुर्भाग्यवश उस समय वहाँ पर भीषण अकाल पड़ गया। इसके बाद भी कर वसूली चालू रही। लोगों ने, किसानों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। किसान बोला कि साला जब फसल होगा ही नहीं तुम टैक्स देंगे कैसे। किसान ने विद्रोह कर दिया, योजना असफल रही। किसानों ने कृषि छोड़ दिया। किसान बोला कि हम कृषि करेंगे ही नहीं, ऐसा फसलें नहीं उगेगा तो हम टैक्स क्या देंगे। साम्राज्य में अनाज संकट पड़ गया, अनावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, 7 वर्ष का अकाल पड़ गया। राज्य भर में किसान विद्रोह हुए, जिसके दमन में अत्यधिक सैनिक क्षति हुई। किसान को दबाने के लिए सैनिक भेजता था तो किसान भी मरते थे, सैनिक भी मरते थे। बाद में सुल्तान को समझ में आया कि हम गलती कर रहे हैं। जिस किसान के लिए हमने इतना कुछ किया है, वही किसान हमारे लिए विद्रोह कर रहे हैं। कितना खराब योजना मैंने बनाया। इसके बाद सुल्तान ने किसानों की सहायता की और तकावी ऋण देना स्टार्ट किया, सोन घर बनाना स्टार्ट किया, और इसने अकाल संहिता का भी गठन किया। सूफी संतों के सम्मान की नीति, देखिए ये तो था इसका 5 असफल योजना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ। सूफी संतों को काफ़ी सम्मान भरी दृष्टि से देखता था। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन एक सूफी संत था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो सूफी संत का मकबरा बनवाता है। जैसे अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनाता है, और बहराइच में सरार मसूद गाजी का मकबरा बनवाता है। वहाँ पर मकबरा में जाता है, ये मकबरा नहीं बनवाया, उसमें गया। अजमेर में ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में गया, शामिल हुआ, और बहराइच में सरार मसूद गाजी के मकबरे में गया, शामिल हुआ वहाँ पर। और ये मकबरा बनवाता है किसका, देखिए बदायूं में मीर मुलहिम का मकबरा बनवाता है, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाता है, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनवाता है, और अजूधन में शेख मुल्तान का मकबरा बनवाता है। देखिए हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग लगता था मुल्तान में बनाएगा शेख मुल्तान का, लेकिन गलत। मुल्तान में बनाता है शेख रुकनुद्दीन का, और अजूधन में बनाता है शेख मुल्तान का। शेख मुल्तान एक सूफी संत थे, याद रखिएगा, मुल्तान को मुल्तान से कंफ्यूज नहीं करना है। मुल्तान, शेख मुल्तान में अजूधन, और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा ये बनवाता है। ये 4 मकबरा इसने बनवाया। और कुछ अन्य फैक्ट भी देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में इसके समय में आता है। ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 8 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कितने साल के लिए, 8 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। 1342 ईस्वी में ये सुल्तान का राजदूत बनाकर इसको चीन भेजता है। कहाँ भेजता है, चीन। और ये जो चीन जाता है इसका वर्णन ये कहाँ करता है, अपनी पुस्तक रेहला में करता है। तो इब्न बतूता की पुस्तक क्या है, किताबुल रेहला। ठीक है, रेहला, इसमें देखिए क्या क्या है। रेहला में ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा लागू किए गए 2 डाक व्यवस्था का वर्णन करता है। पहला उलुक और दूसरा दावा। उलुक जो कि अश्व डाक व्यवस्था है, लंबी दूरी के लिए अश्व डाक व्यवस्था है, और कम दूरी के लिए ये पैदल डाक व्यवस्था है, जिसको दावा बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, ये अश्व डाक व्यवस्था है किसके लिए, लंबी दूरी के लिए,
और पैदल डाक व्यवस्था है कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए। इसका स्पेशल नाम है उलुक और दावा। उलुक और दावा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि उलुक और दावा का वर्णन कहाँ पर है, तो किताबुल रहला में है। उसके बाद किताबुल रहला में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। और याद रखिएगा सती प्रथा को किसने हटाया था, जिन प्रभासुरी। जिन प्रभासुरी एक जैन जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे, और एक राजशेखर। राजशेखर जो है जैन संत थे, जैन विद्वान थे, जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं। फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता के लोभ में गयासुद्दीन तुगलक को मारा था। ये अपनी पुस्तक इब्न बतूता रहला में करता है कि ये बोलता है कि गयासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने मारा था सत्ता के लोभ में। बाकी सब बोलते हैं कि ये आकस्मिक घटना है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये निजामुद्दीन औलिया का श्राप है, लेकिन ये बोलता है इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता के लोभ में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को मारा था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के सोने के सिक्के को दिनार बोला। तब से पूछता है कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा, दिनार बोला। तो भी इस पुस्तक में है। तो रहला में क्या क्या है वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, यही एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, जैन साधु जिन प्रभासुरी और राजशेखर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तूतीनामा नामक एक पुस्तक है जो कि जिया नक्शवी ने लिखा है। तूतीनामा पुस्तक किसने लिखा है, जिया नक्शवी। और याद रखिएगा ये संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद है। सबसे ज़्यादा विद्रोह इसके समय में हुए थे। इसके समय सबसे ज़्यादा प्रांत 23 प्रांत 34 विद्रोह, आपको याद रखना है। 2 को 3, 3 को 4 कर दीजिए। 1336 में इसके समय में 1336 में इसके समय में हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर समाज की स्थापना होती है। और 1347 में अलाउद्दीन बलबन शाह, जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं ना, हसन गंगू, इसके द्वारा बहमनी समाज की स्थापना की गई। इसने उस्र और जकात को छोड़कर अन्य सभी टैक्स को समाप्त कर दिए। केवल उस्र और जकात टैक्स इसका लागू था, बाकी सब टैक्स समाप्त कर दिए। अब समझिएगा, तुगलक जब दौलताबाद में गया, यानी कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है दौलताबाद में गया, तो तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह होता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ MBT कर दीजिए, तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जब इस विद्रोह को दबाने के लिए, तागी के विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया, तो वहाँ विद्रोह दबा दिया। लेकिन ये एक गलती क्या किया, ये इसको दौड़ाने लगा तागी को। तागी भागता गया, गुजरात से भागते भागते वो सिंध चला गया, सिंध तक इसको खदेड़ा। तागी को खदेड़ने के लिए सिंध तक गया, ठीक है। फिर वहीं पर सुल्तान बीमार पड़ गया। भाई इतना किसी के पीछे मत पड़ जाओ। बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो जाती है सिंध में ही बीमार पड़ने से मृत्यु हो। कहाँ पर, ठट्टा नामक जगह पर, ठट्टा नामक जगह पर। और इसकी मृत्यु पर बदायूनी क्या बोलता है, बदायूनी बोलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से जनता शुरू में तो इसका स्वागत करती है दिल्ली में, लेकिन बाद में जनता इससे परेशान हो जाती है और इसका विरोध करने लगती है। बदायूनी बोलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई। याद रखिएगा, बेगमपुरी मस्जिद। एक और ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत निम्न कुल के लोगों को सरकारी पदों पर भर्ती किया था। निम्न कुल के लोग को भी, इसलिए बर्नी इसको क्या बोलता है, जुलाहा बोलता है, रसोईया बोलता है, नाई बोलता है, क्योंकि निम्न कुल के लोगों को भी भर्ती करता है इसलिए। अब इसमें देखिए कुछ लोगों का नाम आता है। इसने एक रसोईया को भर्ती किया, इसने एक नाविक को भर्ती किया, इसने एक शराब बेचने वाले को भर्ती किया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न। इसका नाम है अजीज खम्मर। अजीज खम्मर जो कि एक शराब बेचने वाला व्यक्ति था, उसको इसने अपने इसमें शामिल किया था अपने क्या बोलते हैं सरकारी पद पर। 2 माली है जो कि पीरा और लादा को भी ये जॉब देता है। ये माली का काम देता है इसको। और ये याद रखिएगा, निम्न कुल के लोग थे ये, क्या बोलते हैं, तुर्क, अमीर मतलब बड़े तुर्क नहीं थे, ये निम्न कुल के लोग थे। अब देखिएगा, ये तो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ लिया। इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन ख़राब हो गई। ये तागी का विद्रोह करने के लिए गया, वहीं पर ये मर गया सिंध के ठट्टा नामक जगह पर। इसीलिए अगला शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका पहला राज्याभिषेक होगा ठट्टा में। बताए थे जो जहाँ मरेगा उसका वहीं पर राज्याभिषेक होगा। तो फिरोज शाह तुगलक अगला शासक हम लोग पढ़ने वाले हैं 1351 से 1388 ईस्वी में। देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक इम्पोर्टेंट क्यों है। जितना इम्पोर्टेंट आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, जितना इम्पोर्टेंट आपका इल्तुतमिश है, जितना इम्पोर्टेंट बलबन है, जितना अलाउद्दीन खिलजी है, जितना मोहम्मद बिन तुगलक है,
उतना ही इम्पोर्टेंट फिरोज शाह तुगलक भी है। ये इतना सारा काम करता है कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1351 से 1388 में ये शासन करता है और इसके पिता रज्जब, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, और इसका पालन पोषण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक का भी इस पे बहुत साथ रहता है, जो कि इसका चचेरा भाई था। इसीलिए ये अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत मानता है और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को भी बहुत मानता है, चाचा को। क्योंकि इसके पिता रज्जब की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, इसका पालन पोषण इसके चाचा गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका चचेरा भाई रहता है, वो इससे भी बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है। ये तो हो गया पिता। लेकिन माता की बात करें तो ये माता पंजाब के रणमल भारी की पुत्री बीबी नैला नाम से प्रसिद्ध थी। तो पूछेगा कि इसकी फिरोज शाह तुगलक की माता कौन थी? बीबी नैला, जो कि क्या बोलते हैं, गैर तुर्क थी। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक तो हुआ ठट्टा सिंध में 20 मार्च 1351, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के स्थान पर हुआ। जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है वहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है। और दूसरा राज्याभिषेक जब ये दिल्ली आता है अगस्त 1351 में। ठट्टा से दिल्ली जब ये आता है, ठट्टा में पहला राज्याभिषेक हुआ, फिर दिल्ली आता है। बीच में रास्ते में इसको एक जगह मिलता है जिसको अगरोह बोलते हैं, अगलोह हरियाणा में। इसका नाम चेंज करके फतेहाबाद कर देता है। ठट्टा से दिल्ली आने के क्रम में इसने अगरोह, एक जगह हरियाणा जहाँ विश्राम किया था, उस जगह इसको बहुत पसंद आ जाती है। उसका नाम बदलकर ये फतेहाबाद कर देता है। इसे एक उपाधि मिली थी खलीफा के द्वारा। इस उपाधि का नाम था कासिम अमीर अल मोमनीन नामक उपाधि इसे खलीफा के द्वारा मिली थी। अब देखिएगा, इसका एक वजीर था मलिक मकबूल। इतना फेमस वजीर था ये, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी बहुत काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक बार ये भी कहता है कि मैं तो एक सुल्तान हूँ, लेकिन वास्तविक सुल्तान मलिक मकबूल है। मलिक मकबूल ये हिंदू है, ये हिंदू ब्राह्मण है, याद रखिएगा। लेकिन ये जैसे ही वारंगल में जाता है ना मोहम्मद बिन तुगलक, वारंगल युद्ध, वहाँ से जब आता है तो वारंगल के बाद ये मलिक मकबूल जो है, वारंगल अभियान के बाद ये मुस्लिम धर्म अपना लेता है। इसका मूल नाम था कुन्नू। ये एक ब्राह्मण था, हिंदू ब्राह्मण, परंतु दक्षिण भारत के वारंगल अभियान में यह दिल्ली लाया गया और वहाँ पर इस्लाम धर्म कबूल लिया। ये इतना लोग इसको पसंद करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों के समय में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम करता है। ये जब मर जाता है, इसका वजीर रहता है फिरोज शाह तुगलक का, ये जब मर जाता है, इसके मरने पर अफ़ीफ़ ने कहा, अफ़ीफ़ एक इतिहासकार है, वो कहते हैं पूरी दिल्ली की जनता ने शोक मनाया, ऐसा कोई भी आंख नहीं था जिसमें आंसू नहीं था। ये अफ़ीफ़ बोलता है। बर्नी क्या बोलता है इसके बारे में कि बर्नी को ये मलिक मकबूल पसंद नहीं था क्योंकि ये थोड़ा कट्टर मुसलमान था। ये हिंदू था ना, वास्तविक रूप में हिंदू ब्राह्मण था, इसीलिए ये मलिक मकबूल से नफरत करता था। ये थोड़ा इसके बारे में उल्टा बोलता है कि इसको एक साधारण से व्यक्ति को इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, उसको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि उसको 2000 दासियाँ दी गई। 2000 दासियाँ, बर्नी बोलता है 2000 दासियाँ देकर एक साधारण व्यक्ति को अत्यधिक वेतन भी दिया जा रहा है, इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। ये बर्नी का कथन था। मोहम्मद बिन तुगलक मलिक मकबूल के बारे में क्या बोलता है कि दिल्ली के महान प्रतापी और वास्तविक सुल्तान, ये खुद बोलता है कि मैं तो एक नाम मात्र का सुल्तान हूँ, मेरा सारा काम मलिक मकबूल करता है। ये मलिक मकबूल इतना फेमस था। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो प्रदेश दिल्ली से पृथक हो गए, बताए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 प्रांत 34 विद्रोह हुआ था। तो कुछ प्रांत जो है अलग होने लगा था इसके समय में। तो जो प्रांत अलग हो गया था ना, उसको रोकने का कोशिश फिरोज शाह तुगलक नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक समय जो प्रदेश दिल्ली से पृथक हो गए थे, इसने उसे अपने में शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इसने अपना पूरा ध्यान बचा हुआ साम्राज्य पर केंद्रित किया। कहने कि जो बच गया है उस पर ध्यान केंद्रित करो, जो मेरे हाथ से चला गया उसको बचाने में जो अभी मेरे पास है वो भी चला जाएगा, इसीलिए जो बच गया उसी पर अच्छे से शासन करो। इसने क्या काम किया, शेष सीमा सुरक्षा, शेष जो राज्य बच गया है उसका सीमा का सुरक्षा किया, राज्य की आर्थिक संपन्नता के लिए काम किया और जनता की सहानुभूति लूटने का काम किया, जनता की सहानुभूति गेन करने का ये कोशिश किया। इस 3 चीज़ में इसने सफल कार्य किया। इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों तकावी को माफ़ कर दिया। ऐसे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था कि इसने तकावी ऋण दिया था। ठीक है, ये टैक्स दिया था, ऋण, बोला था कि आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन किसान वो भी नहीं चुका पाए।
इतना अकाल पड़ गया, 7 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ गया, किसान मरने की स्थिति में आ गए। तो ये बोला, फिरोज शाह तुगलक क्या बोला कि किसान को मार देने से अच्छा है कि इसका ऋण माफ़ कर दो, बाद में फिर देखेंगे, अच्छे से शासन करेंगे, ऋण को लेंगे। तो इसने जितने भी तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था उस सबको माफ़ कर दिया। इसने रक्तपात की नीति और अमानवीय दंडों का निषेध किया। ये बोला कि जो रक्तपात की नीति पहले के सुल्तान अपनाते थे उसको हम लोग नहीं अपनाएंगे, और अमानवीय दंडों का निषेध इसने किया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसकी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही में इसका वर्णन मिलता है। और इसमें यह कहता है कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में बहुत मुस्लिम का रक्त बहाया गया है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इसी कथन को जनता बहुत पसंद करती है और कहती है कि बहुत मुस्लिमों का खून पहले बहा है, अब किसी भी मुस्लिम का खून नहीं बहेगा। और ये रक्तपात की नीति को ख़त्म करता है और अमानवीय दंड जो पहले दिया जाता था उसको भी ख़त्म करता है। और ये इसका वर्णन फुतुहात ए फिरोज शाही में मिलता है। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जिसने अपना आत्मकथा खुद लिखा है और उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है, इसकी आत्मकथा है। अब देखिए, इसने कुछ राजस्व सुधार काम भी किए, वो हम लोग पढ़ते हैं। राजस्व संबंधी सुधार में देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या काम किया। सबसे पहला, इसने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले लोग सुल्तान को भेंट देते थे, उस प्रथा को समाप्त कर दिया। और इसके साथ ही इसने 24 कष्टदारी करों को भी समाप्त कर दिया। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, उस 24 कष्टदारी कर को भी समाप्त कर दिया। इसने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था, इसलिए जो व्यक्ति नहर का उपयोग करेंगे उन्हें सिंचाई कर, जिसको हक ए सर्ब या कहीं कहीं हाब ए सर्ब भी लिखता है, हाब ए सर्ब, ठीक है, कहीं कहीं, ठीक है, तो हक ए सर्ब देना पड़ेगा, यानी कि सिंचाई का टैक्स देना पड़ेगा। बोला कि इसने नहर बहुत बनवाया, तो जिसको नहर का यूज करना है वो टैक्स दीजिए। याद कीजिएगा, सिंचाई कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। और इसने इस टैक्स का नाम क्या रखा? हक ए सर्ब, ठीक है। और ये कितना होता था? ये देखिए, ये टैक्स उपज का 1/10 होता था। जो भी आपका फसल उगेगा उसका 1/10 सिंचाई का टैक्स देना पड़ेगा। इसने सारे टैक्स 24 कष्टदारी करों को समाप्त कर दिया। इसके बदले इसने क्या किया? इस्लामी शरीयत कानून से अनुमति प्राप्त 4 करों को लागू किया। ये पूरी तरह से फिरोज शाह तुगलक शरीयत पर चलता था, शरीयत कानून का पालन करता था, इसलिए शरीयत कानून पर में जो टैक्स लगाया जाता था इसने केवल उसी टैक्स को लगाया। पहला है जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खराज, चौथा खम्स। देखिए, जजिया सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था, लेकिन अंतर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, पहला अरब आक्रमणकारी यही था। ये क्या करता है कि ये जो जजिया कर लगाता है गैर मुस्लिम पर धार्मिक कर, ये जजिया होता क्या है कि भाई हम आपको लिमिटेड धार्मिक मतलब धर्म का पालन करने के लिए छूट देंगे, लिमिटेड छूट देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको जजिया कर दीजिए, टैक्स दीजिए, ठीक है। और ये जो टैक्स है मोहम्मद बिन कासिम जो लगाया था वो महिलाओं पर नहीं लगाया था, बच्चों पर नहीं लगाया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, विकलांग पर नहीं लगाया था, ठीक है। इन सब लोग पर मोहम्मद बिन कासिम टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन ये जो जजिया फिरोज शाह तुगलक लगाता है ये ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जकात जो होता है ये मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स है। ये माना जाता है कि जो धनी मुस्लिम हैं उनसे हम लोग टैक्स लेंगे और गरीब मुस्लिम को देंगे, जिसको सदका कहा जाता है। सदका यानी कि अमीर लोग से लेकर गरीब का पुण्य करना, ये सदका कहलाता है, ठीक है। और इसी को, ये जो टैक्स इसमें होता है अमीर धनी मुस्लिम से लेकर गरीब मुस्लिम को टैक्स देने वाला, ये होता है जकात कहलाता है। इसी जकात का एक पार्ट है उस्र, जकात का ही पार्ट है उस्र, जो कि मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर है, ये ज़मीन मतलब लैंड टैक्स है ये, ठीक है। और खराज का बात करें तो खराज भी एक टैक्स है। और खम्स जो है वो लूट के धन पर जो टैक्स लगता है वो खम्स होता है। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये जो खम्स होता था वो 20% सैनिक रखता था। जितना भी लूट का धन होगा उसका 20% सैनिक रखेगा और 80% स्टेट के, राज्य के खजाना में जाता था, यानी कि सुल्तान का खजाना भरने के लिए। लेकिन शरीयत कानून कहता है कि जो भी लूट का धन होगा उसमें सैनिकों ने मेहनत किया है तो सैनिक को ज़्यादा दीजिए, सैनिक को 80% और राज्य को 20% मिलेगा। यही नीति फिरोज शाह तुगलक ने अपनाया और शरीयत कानून को मानते हुए फिरोज शाह तुगलक ने भी यही किया। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की नीति का पालन नहीं किया। ये सैनिक को 80% देता था और राज्य को 20%। अब देखिए, भू राजस्व के अलावा जितने भी तरह के टैक्स होते थे
सबको उसको अबवाब कर बोलते थे। आपसे पूछेगा कि अबवाब कर किसने समाप्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को भी समाप्त कर दिया, अबवाब कर। तो आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक ने अबवाब कर को समाप्त किया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। भू राजस्व के अलावा जितने भी टैक्स हैं वो सब आपका अबवाब कर कहलाते हैं। इसने उत्पादन के आधार पर कर का निर्धारण किया। जैसे ये एक अधिकारी को नियुक्त किया, एवज नामक एक अधिकारी को ये नियुक्त करता है और ये बोलता है कि तुम जाओ ज़मीन का सर्वे करो। यह ज़मीन का सर्वे करता है और ज़मीन का सर्वे में वो उत्पादन देखता है 1 साल का, ठीक है, और फिर 3 साल का उत्पादन, 3 ईयर का उत्पादन का वो एवरेज निकालता है और उसे कैलकुलेट करता है कि कितना टैक्स सुल्तान को मिल सकता है। उससे वो टैक्स का आकलन करता है और वो सुल्तान को बताता है कि फिरोज शाह तुगलक को बताता है कि आपको 1 साल में 6,75,00,000 टन का टैक्स प्राप्त होगा ज़मीन से, ठीक है, उत्पादन के आधार पर, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने प्रति वर्ष मिलने वाले टैक्स का अनुमान लगाया था और इसके लिए वो नियुक्त करता है कि इसको एवज, हिसामुद्दीन एवज ऐसे करके कुछ नाम था, एवज है ना, एवज की नियुक्ति करता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसने एक काम किया था, अधिकार यानी कि राइट और पद यानी कि पोस्ट, इसको वंशानुगत बना दिया। इसने वंशानुगत बना दिया बोला कि जो मान लीजिए ज़मीन को देखता है चौधरी वगैरह, उसका बेटा भी चौधरी होगा। ये अब वंशानुगत बना दिया उस पोस्ट को। और इसने एक वजहदार प्रथा, इतलाक प्रथा लाया। वजहदार प्रथा को ही इतलाक प्रथा बोलते हैं। ये प्रथा क्या लाया? ये बोला कि इसके पास पैसे नहीं थे सैनिकों को देने के लिए क्योंकि खजाना था खाली। तो इसने क्या किया, सैनिकों को ज़मीन के टुकड़े दिए और उसी से वो वही क्या बोलते हैं, वही बोलता है ये ज़मीन का टुकड़ा ही आपको आपका वेतन है। और ज़मीन से जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका 50% आप रखिएगा, 50% हमको दे दीजिएगा, सुल्तान को दे दीजिएगा। यही इसी व्यवस्था को वजहदार प्रथा बोलते हैं। तो ज़मीन का टुकड़ा जो दिया जाता था उसको हम लोग बोलते हैं वजहदार प्रथा। सैनिक को भूमि का भूपति ना मानकर, यानी कि वो भूमि का मालिक नहीं है, उसमें लिखा जाता था इतलाकनामा एक पेपर होता था जिसमें लिखा होता था, ये आज्ञा पत्र या नियुक्ति पत्र है, इसमें लिखा होता था कि आपको ये ज़मीन दी जा रही है, आप इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं, ठीक है, जिसके पास राजस्व या प्रशासनिक शक्तियाँ नहीं थी, कोई भी शक्ति नहीं था, लेकिन जो भी टैक्स होगा उसका 50% आपको मिलेगा। उस ज़मीन से जो भी टैक्स होगा 50% मिलेगा और वही आपका वेतन होगा। यानी कि सैनिक को वेतन नहीं देता था, वेतन के बदले एक ज़मीन देता था जिसको इतलाकनामा बोलते हैं, वो पेपर को इतलाकनामा बोलते हैं। और उस ज़मीन पर जो भी टैक्स होगा उसका 50% उस सैनिक को मिल जाता था, ठीक है। लेकिन ये प्रथा बहुत ही ख़राब निकली। एक तो ये वंशानुगत प्रथा जो कि मतलब किसी को मेरिट के आधार पर नहीं मिलेगा नौकरी, बल्कि उसका बेटा को मिलेगा। तो ये एक सबसे ख़राब व्यवस्था मिला वंशानुगत वाला। और एक ये वजहदार प्रथा, इसमें दलाल लोग घुस गए। दलाल लोग क्या किए, पहले क्या होता था कि वजहदार जो भी बनेगा, जो कि सैनिक है वजहदार, ठीक है, ये सुल्तान उस ज़मीन का 50% इसको देता था। सुल्तान इस ज़मीन का 50% वजहदार को देता था। लेकिन अब क्या होगा, बीच में दलाल आ गए। दलाल क्या बोले वजहदार को, आपके पास इतना टाइम है, सैनिक, वजहदार यानी कि सैनिक, आपके पास इतना टाइम है कि आप जाके राजस्व वसूलिए? बोला नहीं। तो एक काम कीजिए, आप ये इतलाकनामा जो है, सॉरी इतलाकनामा लिखिए, इतलाकनामा हमको दे दीजिए। तो ये दलाल को दे दिया। दलाल बोला कि बदले में हम आपको 30% देंगे, आपको कोई मेहनत नहीं, कि आप घर में बैठे रहिए, आपको 30% हम दे देंगे, 20% हम कमीशन रख लेंगे। तो यहीं पर दलाल लोग, क्योंकि सैनिकों के पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि सुल्तान उसको वेतन नहीं देता था, उसको ज़मीन दे देता था, तो टैक्स आने में उसको टाइम लग जाता था, तो बेचारा दलाल को दे दिया। दलाल तुरंत उसको पैसा दे देता था 30%। इसलिए उन्होंने तत्काल पैसे की प्राप्ति हेतु दलालों को इतलाकनामा, इसको इतलाकनामा गलती लिख दिया हम, इतलाकनामा होगा, क्योंकि इसको सुधार देते हैं, इतलाकनामा, ठीक है। सुल्तान ये इतलाकनामा उसको दे दिया और दलाल जम के पैसा कमाए। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ, ठीक है। अब देखिए निजामी क्या बोलता है। ये जो 2 प्रथा है, एक तो वंशानुगत और एक वजहदार प्रथा, यही 2 प्रथा दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश को समाप्त करने का आधार बना। ये क्या बोलता है कि वंशानुगत अधिकार, जिसको स्थायी भू अधिन्यास बोलते हैं, और वजहदार प्रथा, इन 2 योजनाओं ने सल्तनत के पतन को निश्चित कर दिया और तुगलक वंश के पतन को निश्चित कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने केवल यही काम खराब किए थे, बाकी काम इसने बहुत अच्छे किए थे। जैसे इसके जन कल्याणकारी कार्य को हम लोग देखते हैं। जैसे इसने एक पेंशन विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने इस्तिहाक बोलते हैं।
इसने गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए एक विभाग बनाया था जिसको दीवाने खैरात बोलते हैं। ठीक है। इसने दास और गुलाम कल्याण विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने बंदगान बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दास जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में था 1.08 लाख। 1.80 लाख मतलब 1.80 लाख जो गुलाम हैं वो फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। इसने दारुल सफ़ा या सीफा खाना नामक एक सरकारी अस्पताल की स्थापना की थी। इसने बेरोजगार युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। इसने देखा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन लोगों को पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया और उसके लिए एक रोजगार दफ्तर नामक एक व्यवस्था चालू किया। लोग वहां आएंगे और वहां पर अपना बेरोजगारी का ये लगाएंगे कि जब भी नौकरी होगा तो इनको मिलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बाद में जब भी वैकेंसी आएगी उन्हें ही नौकरी मिलेगा। और इसका हेड बनाया मलिक नेक को। मलिक नेक ये रोजगार दफ्तर का हेड था, मलिक नेक। इसके बाद इसने शोहरत ए आम यानी कि ये लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट PWD की स्थापना की जिसे शोहरत ए आम बोलते हैं। इसे सल्तनत में स्थापत्य का सर्वाधिक विकास कहा जाता है। देखिए शोहरत ए आम क्या है, जहाँ भी देखेगा कोई चीज़ स्थापना करना है, कोई किसी चीज़ का निर्माण करना है तो तुरंत फिरोज शाह तुगलक वहाँ पे उसका आँख थर्ड आई, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता था। अरे निर्माण करना है, चलो। ये निर्माण पे पता नहीं कि उसको इतना ध्यान जाता था। इसने भवन निर्माता शासक भी इसको बोलते हैं। इतना इसको मज़ा आता था इसको भवन निर्माण करने में कि जहाँ पर इसको लगता था कि कोई चीज़ का निर्माण होना है फट से रेडी हो जाता था, या चलो यहाँ पे कुछ बना देते हैं, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे कुछ बनाते हैं। 1200 से अधिक इमारत का निर्माण इसने किया था, इसीलिए इसको भवन निर्माता शासक भी बोलते हैं। इसने सल्तनत में स्थापत्य का सर्वाधिक विकास इसी समय हुआ, फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। प्रमुख ये जो शोहरत आम है इसका हेड कौन होता था, दीवाने इमारत बोलते थे, दीवाने इमारत। ये इमारत का हेड दीवाने इमारत। और पहला व्यक्ति कौन था, मलिक गाजी। मलिक गाजी को ये दीवाने इमारत का पहला हेड बनाता है। और पुलजुग जो है, पुलजुग एक इतिहासकार हुए हैं, एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए हैं। वो फिरोज शाह तुगलक की तुलना ऑगस्टक, रोम शासक ऑगस्टक से करते हैं। इस ऑगस्टक ने भी काफ़ी इमारत बनाई थी, PWD पर इसने काफ़ी ध्यान दिया था, तो ऑगस्टक से तुलना कर देते हैं कौन, पुलजग। पुलजग नामक एक इतिहासकार। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक नवीन कारखानों की स्थापना करते हैं। दिल्ली के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचों का निर्माण कराया। देखिए निर्माण का जहाँ बात होगा फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, बोलेगा हम वन पर हैं। 1200 बगीचा का निर्माण करवाया और इससे सुल्तान को 1,80,000 टंका की आय प्राप्त हुई। अब देखिए ये कौन बताएगा, एवज। इसने एवज को नियुक्ति किया था, बोला था बताओ तुमसे कितना प्राप्त होगा, तो एवज बता देगा कि आपको कितना चीज़ प्राप्त होगा। 1,80,000 टंका का आय प्राप्त हुआ था किससे, 1200 बगीचा से। उसके बाद बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया। खाने जहाँ तेलंगानी ये है क्या, ये दिल्ली का पहला अष्टकोणीय मकबरा है, ऑक्टागोनल मकबरा है, पहला अष्टकोणीय मकबरा। याद रखिएगा जैसलमेर निर्मित उमर की मस्जिद से इसकी तुलना की जाती है। जेरूसलम में एक उमर की मस्जिद है, उमर की मस्जिद से इसका कंपैरिजन कर दिया जाता है। ये पहला अष्टकोणीय मकबरा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहला अष्टकोणीय मकबरा कौन है, तो खाने जहाँ तेलंगानी, और ये किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनाया था। उसके बाद इसको नहर, बांध और जलाशय निर्माण का निर्माता बोलते हैं। सबसे ज़्यादा नहर, बांध और जलाशय इसी ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को देखा और उसको दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए इसने 5 मुख्य नहरें बनाई और इस 5 नहरों से उसे 2 लाख टंका की आय की प्राप्ति हुई। तो आपको पूछेगा कि बगीचा से कितना हुआ, 1,80,000, और नहर से 2 लाख टंका की आय प्राप्त हुई। इसने जो 5 नहर बनवाए जिसमें से 2 सबसे ज़्यादा फेमस है, पहला और दूसरा नंबर वाला। उलुग खानी नहर इसको बोलते हैं। उलुग खां इसके चचेरे भाई का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, और चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसने उलुग खनी नहर बनवाया। और ये यमुना नदी पर है। ये कहाँ पर है, यमुना नदी पर। सबसे लंबी नहर यही है इसकी, यमुना नदी पर है और हिसार से फिरोजाबाद को ये जोड़ता है। फिर दूसरा नहर अपने पिता के नाम पर बनवाया, रजवाही नहर। रज्जब कुछ इसके पिता का नाम था ना, जो बचपन में मर गए थे, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने पाला था। पिता के नाम पर रजवाही नहर इसने बनाया और ये सतलज नदी पर था। तीसरा, चौथा, पाँचवा था जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। घग्गर से फिरोजाबाद, यमुना से फिरोजाबाद और सिरमौर से फिरोजाबाद, ये तीसरा, चौथा और पाँचवा नहर है। सबसे ज़रूरी पहला और दूसरा, एक चचेरे भाई के नाम पर, एक अपने पिता के नाम पर। उसके बाद इसने सिरसौती से सलिया नदी को जोड़ने का भी प्रयास किया। आज हम लोग पढ़ते हैं नदी जोड़ो परियोजना, ये उसी समय स्टार्ट कर दिया था। 2 नदी को कनेक्ट कर दिया।
इससे क्या होगा कि एक नदी में जब बाढ़ आएगा तो दूसरा नदी में पानी चला जाएगा, और दूसरा जब एक नदी सूखेगा तो दूसरा नदी को पानी मिल जाएगा, यानी कि सूखे और बाढ़ दोनों से बच जाएगा। इसने इसका प्रयास तो किया, लेकिन उससे पहले ये मर जाता है और इसका ये प्रयास सफल नहीं हो पाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक नगरों का विकास किया। फिर बताते हैं, जहाँ कुछ डेवलप करना हो फिरोज शाह तुगलक आ जाता है सबसे पहले। 1200 से अधिक इमारत है, ठीक है, 1200 बगीचा है, 300 से अधिक नगर है, 5 नहर है। तो देखिए 300 नगर में फेमस कौन है, जिसमें से मुख्य है जौनपुर, जो कि यूपी में है, जौनपुर। चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये बनाता है। और याद रखिए, जौनपुर को पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। जौनपुर, जूना खां को नहीं यार, जौनपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व का सिराज। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, पूर्व का सिराज। तो ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। फिर फिरोजपुर पंजाब में इसने इस शहर को बसाया, हिसार हरियाणा को बनाया, फिरोजाबाद दिल्ली में बनाया, और याद रखिएगा फिरोजाबाद में ही इसने फिरोज शाह कोटला दुर्ग का भी निर्माण कराया। फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग का आज इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम पड़ गया है, लेकिन इसने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है, दुर्ग है, उसका भी निर्माण कराया। फतेहाबाद हरियाणा में भी इसने, हरियाणा नामक एक शहर का भी इसने स्थापना किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, हम बताए थे कुतुब मीनार का निर्माण कैसे कैसे हुआ। 5 मंजिल के बारे में आपको पढ़ना है मेनली। पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा, तीसरा और चौथा ये बनाया इल्तुतमिश, और चौथा मंजिल में बिजली गिर गया था, खराब हो गया था। तो चौथा फिरोज शाह तुगलक ने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जो ध्वस्त हो गया था उसको मरम्मत करवाया और 5वां मंजिल का निर्माण करवाया। यानी कि फिर से देख लेते हैं, पहला मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इल्तुतमिश, फिर चौथा जो खराब हो गया था उसको फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाता है और 5वां मंजिल का निर्माण करवाता है। ये था कुतुब मीनार से संबंधित चीज़। अब इसने अशोक का 2 स्तंभ है उसका स्थानांतर दिल्ली में कर दिया, और इसकी हम लोग को जानकारी कहाँ मिलती है, सीरत ए फिरोज शाही में इसकी जानकारी मिलती है। वो कौन कौन सा स्तंभ है, देखिए अशोक का टोपरा स्तंभ जो है, जो कि हरियाणा में है, उसको उठाकर दिल्ली ले आया, और मेरठ जो कि यूपी में है उसको उठाकर दिल्ली ले आया। ये 2 अशोक के स्तंभ को उठाकर वो दिल्ली लाया, और इसकी जानकारी हमें मिलती है सीरत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में। आगे आते हैं, इसने अपनी राजधानी बनाई फिरोजाबाद, दिल्ली से फिरोजाबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, देखिए उलेमा और जो अमीर है उसका समर्थन पाने के लिए इसने क्या किया, 1361 ईस्वी में नागरकोट पर आक्रमण करके फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये ज्वालामुखी मंदिर को सिकंदर लोदी भी तोड़ता है, और इसका जो क्या बोलते हैं मूर्ति है उसको तोड़वा कर मांस तौलने वाले कसाई को दे देता है। कौन, सिकंदर लोदी में पढ़ेंगे, अभी नहीं आगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था, और सिकंदर लोदी भी, जो लोदी वंश पढ़ेंगे, सिकंदर लोदी भी इसको तोड़ता है। ज्वालामुखी मंदिर इतना बड़ा मंदिर होता था उस समय कि यहाँ पर पुस्तकालय था, 1300 से ज़्यादा ग्रंथ थे यहाँ पर, ठीक है। तो 1361 में नागरकोट में फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ का जो पुस्तकालय था वहाँ पर 1300 ग्रंथ था, सारे ग्रंथ को नष्ट कर दिया। लेकिन ग्रंथ को नष्ट करने से पहले उसका फारसी में अनुवाद कर दिया, और इस फारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था अजीजुद्दीन किरमानी, जिसे खालिद खानी भी बोलते हैं। अजीजुद्दीन किरमानी ने ज्वालामुखी मंदिर के 1300 ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था। प्रश्न पूछता है, और याद रखिएगा अगर ये ग्रंथ आज होता तो कितना भारत श्रेष्ठ होता। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और ये ज्वालामुखी मंदिर का जो ग्रंथ था ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था उस समय का, जिसे इन लोगों ने नष्ट कर दिया। नक्षत्र विज्ञान में रुचि होने के कारण इसे सल्तनत काल का जयसिंह भी बोला जाता है। आपसे पूछेगा सल्तनत का जयसिंह किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसने ताश घड़ी या जल घड़ी बनवाई जिसमें 24 मिनट का समय होता था। फिर इसने उस्तुरलाभ, जो कि धरातल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक मशीन था, उस्तुरलाभ नामक औजार का निर्माण कराया, जो कि धरातल से ऊंचाई नापने वाला ये यंत्र था। दलाए आहनी, जो कि शिकार के लिए प्रयुक्त यंत्र था, उसकी इसने वो बनवाया। और इसने एक अनुवाद विभाग का बनाया जो कि संस्कृत साहित्य को फारसी में अनुवाद करता था। जितने भी संस्कृत साहित्य होते थे उसका फारसी में अनुवाद करने के लिए इसने एक अनुवाद विभाग भी बनाया था। इसके समय में राग दर्पण नामक एक संगीत का ग्रंथ बनाया गया था। दलायते फिरोज शाही नामक एक ग्रंथ था जो कि दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। फ़िक्र ए फिरोज शाही नामक एक ग्रंथ है जो कि इस्लामी कानूनों का संग्रह है। इंसा ए माहरू, ये आइन उल मुल्क के द्वारा बनाया गया था और 133 पत्रों का यह संकलन है।
तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जो कि संस्कृत साहित्य को फारसी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग जो बनाया था उसके अंतर्गत ये 4 चीज़ का निर्माण उसने करवाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक स्वयं खुद एक विद्वान था, इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहात ए फिरोज शाही। और याद रखिएगा इसके शासनकाल में संगीत पर एक प्रसिद्ध पुस्तक गुनियातुल मुगनिया लिखा गया था। गुनियातुल मुगनिया एक पुस्तक संगीत पर पुस्तक था जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखा गया था। इसकी धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। ये मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाता था, तुष्टीकरण की नीति, और हिंदुओं के लिए कट्टरता की नीति अपनाता था। यानी कि मुस्लिम को ये अगर कोई बहुत खराब है तो उसे मारता था, अन्यथा ये मुस्लिम को नहीं मारता था, और हिंदुओं के प्रति ये कट्टरता की नीति अपनाता था। देखिए ये कट्टर सुन्नी शासक था। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान यही था। ये राज्य की खर्च पर, उसके बाद ये मदरसा भी बनवाता था, तो मदरसा में सारा खर्च ये खुद करता था। धर्मांतरण कर, अगर किसी को धर्म चेंज करके मुस्लिम बनेगा तो उसको पैसा देता था। धर्मांतरण करने के लिए धन देने की घोषणा करता था। महिलाओं को दरगाह में दर्शन के लिए प्रतिबंध लगाता था कि महिला दरगाह में नहीं जा सकती है। खुतबा परंपरा में परिवर्तन किया। ये क्या किया, अपने लोग खुद का खुतबा पढ़वाते थे, जो भी शासक बनते थे वो अपना खुतबा पढ़वाते थे। ये अपने से पहले के शासक का सबका, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सबका खुतबा पढ़वाया, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक का खुतबा नहीं पढ़वाया। याद रखिएगा समकालीन शासक के साथ साथ पुराने सुल्तानों का भी ये खुतबा पढ़वाया, लेकिन ये ऐबक का नाम नहीं था, उस खुतबा में ऐबक का नाम नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक से पता नहीं ये क्यों नफरत करता था, उसका वो खुतबा नहीं पढ़वाता था। इसका अपवाद है, ये संगीत और मदिरा को अपने इसमें चालू किया, संगीत और मदिरा का विरोध नहीं किया। ठीक है, बर्नी कहता है यह काल उलेमाओं का स्वर्ण काल था। ये उलेमा का खूब समर्थन करता था, इसलिए उलेमाओं का स्वर्ण काल फिरोज शाह तुगलक के समय को माना जाता है। उलेमा का समर्थन पाने के लिए इसने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को लूटा और वहाँ की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में ये मूर्ति मिली थी। शिक्षा के क्षेत्र में इसने बड़े पैमाने पर मदरसा का निर्माण कराया, जिसका व्यय राजकोष से वहन होता था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक सुल्तान जो है वो मदरसा का जो खर्च है वो भरता था। और कोई अगर हज जा रहा है तो हज जाने के लिए भी खर्च ये देता था। फिर कोई धर्म चेंज कर रहा है तो उसके लिए भी पैसा देता था। यानी कि ये एक कट्टर मुसलमान था और ये चाहता था कि लोग मुस्लिम धर्म अपनाएं। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कट्टर थी। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। बताए थे जजिया कर स्टार्ट होता है मोहम्मद बिन कासिम के समय में, और ये याद रखिएगा ये महिला पर, बच्चा पर, ब्राह्मण पर, विकलांग पर, इन 4 लोगों पर ये जजिया कर नहीं लगाता है। लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। बूता किंसन कहा गया इसको, मूर्ति भंजक। ठीक है, इससे पहले मूर्ति भंजक किसको कहा गया था कमेंट करके बताइएगा। ये बूता किंसन था, मूर्ति भंजक। मंदिरों को ध्वस्त किया। कौन कौन मंदिर? जगन्नाथपुरी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, अब मालवा का मंदिर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ज्वालामुखी मंदिर का 1300 ग्रंथ को किसने अनुवाद किया, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसका एक अनुवाद है। फिरोज शाह तुगलक गया में सूर्य मंदिर का निर्माण करता है, इसी के समय होता है सूर्य मंदिर। उस समय ये रोकवाया नहीं, सूर्य मंदिर का निर्माण इसके शासनकाल में होता है। तो ये इसका एक अपवाद है। सारे मंदिर को तोड़वाया लेकिन एक जगह इसने मंदिर का निर्माण रहने दिया। फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था बर्नी, जिसने फतवा ए जहादारी और तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी। इसने 2 सिक्के चलवाए, आधा और बिक। आधा जो कि जित्तल का 50% होता है और बिक जित्तल का 25% होता है। और ये जो आधा और बिक है ये कॉपर और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा। देखिए सल्तनत काल का अकबर कहना हम इसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि अकबर अगर ये होता तो हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति नहीं अपनाता। ये अकबर नहीं था। लेकिन हालांकि हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने इसको अकबर की संज्ञा दी है, लेकिन ये अकबर से के मतलब 100वां हिस्सा भी नहीं है। इसलिए ईश्वरी प्रसाद जो कि इतिहासकार है ये बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है अकबर का 100वां हिस्सा भी नहीं था। वुल्जम हेग क्या बोलते हैं, अकबर से पहले जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उनमें ये बेहतर तो था लेकिन अकबर नहीं था। बर्नी बोलता है कि दिल्ली सल्तनत का ये एक आदर्श सुल्तान था। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 में हो जाती है। 1388 में सितंबर में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद शासक आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद II। ठीक है, 1384 से 1412। अब समझिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक यही था। इसके समय में स्वतंत्र प्रांतीय शक्तियाँ अपने अपने समय में आने लगी। जैसे कि इसके समय में जौनपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर करता है। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना करता है। फिरोजाबाद में सुआदत खां
जो कि जिसको बारबक भी बोलते हैं, ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। खिज्र खां नॉर्थ वेस्ट सीमा पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। 1398-99 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर लंग आता है, 1399 में तैमूर लंग चला जाता है। ये तैमूर लंग जो है वो एक चगताई तुर्क था। ये चगताई तुर्क बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बाबर भी एक चगताई तुर्क था जो कि तैमूर लंग से और चंगेज खां दोनों फैमिली से बिलोंग करता था। याद रखिएगा, चगताई तुर्क होते कौन थे? जो कि जिसके पिता मंगोल थे और माता तुर्क होती थी। ठीक है, तो तैमूर लंग भी उसी में था। इसके पिता मंगोल थे और माता तुर्क थी, यानी कि दोनों का खून इसके अंदर बहता था। बरलास नस्ल की गुर्गिन शाखा का एक चगताई तुर्क था तैमूर लंग, बहुत ही कट्टर शासक। इसकी राजधानी समरकंद थी। इसकी आत्मकथा है तुर्की भाषा में मलफुजात ए तैमूरी। मलफुजात ए तैमूरी इसकी आत्मकथा है। ये खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश करता है और अपने पोते पीर मोहम्मद के अभियान के बाद, सबसे पहले इसका पोता पीर मोहम्मद अभियान में आता है, फिर पीर मोहम्मद के बाद ये खुद आता है 1398 में और भारत पर आक्रमण करता है। याद रखिएगा, तैमूर लंग का साथ देता है खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का साथ देता है और ये तैमूर लंग का सेनापति होता है जो कि इसको जीतने में, तैमूर लंग को जीतने में बहुत हेल्प करता है। 18 दिसंबर 1398 को मल्लू इकबाल व शाही सेना पराजित हुई, यानी कि ये इसकी सेना जो है तुगलक वंश की वो पराजित होती है। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद भाग जाता है, गुजरात चला जाता है, भाग कर बिना लड़ के भाग जाता है। मई 1399 में बेतहासा लूट करने के बाद तैमूर लंग वापस समरकंद, जो कि उसकी राजधानी थी, वो समरकंद चला जाता है और जाने से पहले वो इसको दे देता है क्या, खिज्र खां को राजगद्दी देकर जाता है। 3 क्षेत्र देकर जाता है, लाहौर, दियालपुर और दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली का सुल्तान भी बनाता है। इसने तुगलक वंश और दिल्ली सल्तनत को समूल नष्ट कर दिया। इसने धीरे धीरे गुजरात, मालवा, खानदेश जैसे छोटे छोटे प्रांत अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। चूँकि सुल्ताने भाग गया नसीरुद्दीन महमूद, तो जितने भी जगह थे, गुजरात, मालवा, खानदेश, ये धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। मैंने यहाँ भी पढ़ाया था, जौनपुर जो था वहाँ पर सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर करता है। फिर फिरोजाबाद में सुआदत खां बारबक जो है वो स्थापना करता है अलग वंश की, और खिज्र खां नॉर्थ वेस्ट सीमा पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है। ये खिज्र खां चाहता ही था कि ये तुगलक वंश को हटाए और खुद शासन करे। बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये खिज्र खां सैयद वंश की नींव डालता है और ये काफ़ी हेल्प करता है तैमूर लंग का। ये तैमूर लंग का सेनापति भी बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और आरिश दौलत खां को शासक माना जाता है 2 वर्ष के लिए। दौलत खां 2 वर्ष के लिए शासन बनता है और ये लोधी वंश का सुल्तान रहता है, याद रखिएगा, लोधी। लेकिन उस समय लोधी वंश बन जाता, सैयद से पहले लोधी बन जाता अगर ये दौलत खां रहता तो। लेकिन तुरंत खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके दौलत खां को अपदस्थ करके सैयद वंश की नींव डाल देता है और इसमें इसकी हेल्प करता है तैमूर लंग इसका सपोर्ट करता है। और तैमूर लंग, याद रखिएगा, जब तैमूर लंग मर जाता है तो भी ये खिज्र खां जो है इसके बेटे शाहरुख को टैक्स देता है, भेंट देता है। याद रखिएगा, तैमूर लंग को बार बार टैक्स भेजता था और अपनी वफादारी साबित करता था। जब ये तैमूर लंग चल जाता था वहाँ पे, समरकंद वापस चला गया, तैमूर लंग लूट के 1399 में समरकंद वापस चला गया, फिर भी ये खिज्र खां इसको पैसा देते रहता है, टैक्स देते रहता है, भेजते रहता है। ठीक है, क्योंकि इसने इसको सुल्तान बनने में हेल्प की थी। तो ये था हमारा अंतिम वीडियो, मतलब क्या बोलते हैं, इस वंश का, तुगलक वंश का समाप्ति। जितने भी था तुगलक वंश में महत्वपूर्ण फैक्ट वो हम लोग पढ़ लिए। नसरुद्दीन महमूद इस वंश का आखिरी शासक था। हालांकि दौलत खां इस वंश से संबंधित नहीं था, वो लोधी वंश से संबंधित था, इसलिए दौलत खां को हम लोग तुगलक वंश का अंतिम शासक नहीं मानते हैं, हम लोग इसको मानते हैं। 1412 तक ही ये वंश रहता है। 2 वर्ष के लिए दौलत खां आता है। अगर ये दौलत खां रह जाता तो सैयद वंश से पहले लोधी वंश आ जाता, लेकिन 2 वर्ष के लिए ही ये दौलत खां रहता है। इसको तुरंत हटाकर ये खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव डाली। तो अब इसके बाद अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश और लोधी वंश हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त कर ले। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है, उसमें दोनों हम लोग सैयद वंश और लोधी वंश एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।